हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास आरबीडब्ल्यूएम का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंडर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में आरबीडब्ल्यूएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 2024। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग आरबीडब्ल्यूएम के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। ये जो सेशन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसके एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा यहाँ पर रहते हैं। तो आपको इस सेशन को शुरू से लेकर एंड तक जरूर यहाँ पर देखना है। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार ऑडियो वीडियो क्वालिटी कंफर्म कर दीजिए क्या ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक है, ताकि हम जल्दी से जल्दी यहाँ पर सेशन को स्टार्ट कर सकें। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए क्या ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का देखो क्या है। डैश रेफर्स टू द फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज offered by bank to individual small businesses that involve the acceptance of deposit of funds from the customer। ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज जो कि यहाँ पर बैंक इंडिविजुअल और स्मॉल बिजनेस को ऑफर करता है, और इन प्रोडक्ट के जरिए जो बैंक है वो कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और फंड्स एक्सेप्ट करता है। ऑप्शन ए क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, रिटेल एसेट प्रोडक्ट या फिर रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन ए क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन बी इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, ऑप्शन सी रिटेल एसेट प्रोडक्ट या फिर रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट इज अ करेक्ट आंसर। तो देखो, रिटेल बैंकिंग के अंदर एक बैंक जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अपने कस्टमर को ऑफर करता है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे उसकी तीसरी यहाँ पर कैटेगरी भी होती है, पर मेनली अभी हम दो कैटेगरीज की यहाँ पर बात करेंगे। एक होता है हमारा रिटेल रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट, और एक होता है हमारा यहाँ पर रिटेल एसेट प्रोडक्ट। क्या होता है? रिटेल एसेट प्रोडक्ट। एक तीसरी कैटेगरी होती है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, जो रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट है, रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होता है, देखो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जो कि बैंक ऑफर कर रहा है और उससे ना बैंक की कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो है वो क्रिएट हो रही है, जिसके जिसे उसे फ्यूचर में पे करना है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? लाइबिलिटी प्रोडक्ट कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले, यहाँ पर सेविंग अकाउंट हो गया या फिर हमारा यहाँ पर करंट अकाउंट हो गया। तो इन प्रोडक्ट के जरिए जो बैंक है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है कस्टमर से, और जब वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है तो उस डिपॉजिट को उसे फ्यूचर में पे भी तो करना है। तो ये डिपॉजिट बेसिकली क्या है? बैंक की लाइबिलिटी है। तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट बेसिकली हमारे बैंक के क्या होंगे? लाइबिलिटी प्रोडक्ट होंगे। क्या होंगे? लाइबिलिटी प्रोडक्ट होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा लाइबिलिटी प्रोडक्ट है, क्योंकि जो हमारी लाइबिलिटी प्रोडक्ट है उसके जरिए ही जो है बैंक कस्टमर से डिपॉजिट और फंड्स को एक्सेप्ट जो है वो करता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिटेल एसेट प्रोडक्ट की। रिटेल एसेट प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होते हैं? देखो, रिटेल एसेट प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं जो कि बैंक ऑफर करता है और उससे ना बैंक की कोई एसेट क्रिएट होती है। जैसे एग्जांपल पे, बैंक यहाँ पर जो भी लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो इस लोन एंड एडवांसेस बेसिकली बैंक के लिए क्या है? एसेट है, जिनसे हमें फ्यूचर में इनकम मिलेगी। तो ये बेसिकली हमारे किस कैटेगरी में आएंगे? रिटेल एसेट प्रोडक्ट में आएंगे। एक थर्ड कैटेगरी होती है हमारी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि जो बैंक है वो किसी थर्ड पार्टी के जो प्रोडक्ट है वो अपने कस्टमर को जो है वो सेल करता है। जैसे इंश्योरेंस वगैरह हो गया,
तो वो इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर अपने कस्टमर को सेल करते हैं, तो वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जो है वो कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी, रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट इज द करेक्ट आंसर। अब अगर हम रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट की बात करें तो इसको हम फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट ऐसे डिपॉजिट होते हैं जो कि कस्टमर की डिमांड पे रिपेबल होते हैं, यानी कि कस्टमर ने एक बार पैसा बैंक के पास जमा करवा दिया तो कस्टमर यहाँ पर जब डिमांड करेगा बैंक को वो पे करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के सेविंग डिपॉजिट हो गया, करंट डिपॉजिट हो गया। उसके बाद है हमारा टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट क्या होता है? टर्म डिपॉजिट ऐसे डिपॉजिट होते हैं जहां पर हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अपना पैसा जो है डिपॉजिट करवाते हैं, और जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तब बैंक हमें वो पैसा पे करता है। तो इसका एग्जांपल हमारा रेकरिंग डिपॉजिट हो गया और फिक्स डिपॉजिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, विच ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ करंट अकाउंट, इसमें से कौन सा हमारा फीचर होता है करंट अकाउंट का? तो थोड़ा अगर करंट अकाउंट की हम बात कर लें तो जो करंट अकाउंट है वो बेसिकली हमारे जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो यूज करते हैं, क्योंकि देखो बिजनेस में उन्हें बहुत सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पर करनी पड़ती है, कभी पेमेंट करनी होती है, कभी पेमेंट रिसीव करनी होती है। ठीक है, तो उन्हें बार बार पैसे डिपॉजिट करवाने की जरूरत पड़ती है, बार बार विड्रॉवल करवाने की जरूरत पड़ती है। तो उनके लिए करंट अकाउंट जो है वो बनाया गया। करंट अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जहां पर विड्रॉवल की और डिपॉजिट की कोई भी लिमिट नहीं होती है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। आप जितना चाहे डिपॉजिट करवा सकते हो, जितना चाहे आप विड्रॉवल जो है वो करवा सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट भी यहाँ पर नहीं मिलता है। तो कौन सा यहाँ पर फीचर होगा? पहला, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर एंड नंबर ऑफ विड्रॉवल इन द अमाउंट एक्सेप्ट अकाउंट एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। अगर हम कुछ केसेस को छोड़ दे, एक्सेप्शंस को, तो इस अकाउंट में आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप जितने मर्जी विड्रॉवल करवा सकते हो। तो बिल्कुल ये फीचर होता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज परमिटेड टू प्रायर अरेंजमेंट, आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिल जाती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंदर अगर मान के चलो आपके बैंक अकाउंट में किसी वक्त पे 1 लाख रुपए है और आपको 1.5 लाख की जरूरत है, तो आप यहाँ पर 1.5 लाख भी विड्रॉ जो है वो करवा सकते हो, और 50,000 हमारा क्या होगा? ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा, यानी कि एक तरह से बैंक ने आपको ये लोन दे दिया। उसके बाद आरबीआई डायरेक्टिव प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, तो जो करंट अकाउंट है उसके ऊपर बैंक यहाँ पर कोई किसी भी तरह का जो इंटरेस्ट है वो पे नहीं करता है। तो ये सारे के सारे हमारे फीचर होते हैं करंट अकाउंट के। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर मॉनिटरिंग न्यूली ओपन अकाउंट। ठीक है, तो अगर मानी हमारी जो बैंक है उसने एक नया नया अकाउंट यहाँ पर ओपन किया है, तो इसमें से कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो उसे फुलफिल करने की जरूरत नहीं होती? सबसे पहले, फॉलोइंग नो यूर कस्टमर गाइडेंस, यानी कि जो हमारी केवाईसी गाइडेंस है उसको फॉलो करना, यानी कि अगर कोई कस्टमर आया है, उसका अपना अकाउंट ओपन किया है, तो उसकी फुल केवाईसी यहाँ पर जो है वो की जाएगी। तो बिल्कुल ये रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद है वेरीफाइंग द जेन्युइननेस ऑफ थर्ड पार्टी क्रेडिट। अगर मान के चलो किसी अकाउंट के अंदर थर्ड पार्टी से कोई क्रेडिट आता है, जैसे अगर एक पर्सन ने बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवाया है और एक थर्ड पार्टी बी ने यहाँ पर इसके अकाउंट में पैसे जमा करवाए हैं, तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो जेन्युइन है कि नहीं उसको वेरीफाई करना बिल्कुल ये रिक्वायरमेंट होती है। क्रेडिटिंग प्रोसीड ऑफ इंस्ट्रूमेंट ओनली टू द पेइज अकाउंट। तो अगर मान के चलो कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उससे कोई भी पैसा हमारे पेई को मिल रहा है, तो जो पैसा है ना वो सिर्फ और सिर्फ पेई के अकाउंट में ही यहाँ पर जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। तो ये भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्या है? चार्जिंग कस्टमर अ फी फॉर मंथली अकाउंट स्टेटमेंट। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि देखो जो मंथली अकाउंट स्टेटमेंट है वो तो बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है, पर उसके लिए वो किसी भी तरह के फीस चार्ज जो है वो नहीं करता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मंथली अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, व्हाट डज द फैसिलिटी ऑफ अकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी एज रिकमेंडेड बाय दामोदरन कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस डायरेक्टेड बाय इंडियन बैंक एसोसिएशन अलाउ कस्टमर टू डू। ठीक है, तो पहले इस कस्टमर यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझो। तो हमारी जो दामोदरन कमेटी थी उसने कस्टमर सर्विसेज को इनहांस करने के लिए बोला था कि हमें ना अकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी की जो फैसिलिटी है वो लेकर आनी चाहिए, और इस कमेटी की रिकमेंडेशन को मानकर जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है उसने इस फैसिलिटी को इंप्लीमेंट कर दिया था, यानी कि डायरेक्शन दे दिए थे कि बैंक आपसे इस फैसिलिटी को यूज करेंगे। तो ये जो फैसिलिटी है वो बेसिकली कस्टमर को क्या करने के लिए अलाउ करती है, यानी कि कस्टमर क्या कर सकता है इस फैसिलिटी से? पहला, ट्रांसफर देयर अकाउंट टू डिफरेंट बैंक विदाउट चेंजिंग द अकाउंट नंबर। यानी कि अगर मान के चलो आपका अकाउंट पहले ए बैंक में था, आप बी अकाउंट में उसको ट्रांसफर करना चाहते हो, तो आप सेम अकाउंट नंबर से ऐसा कर सकते हो, यानी कि जो अकाउंट नंबर इसमें था वही अकाउंट नंबर आपका इसमें भी होगा। या फिर मेंटेन द सेम अकाउंट नंबर व्हेन मूविंग टू अनदर सिटी शिफ्टिंग देयर अकाउंट टू अनदर ब्रांच इन द सेम सिटी। अगर मान के चलो आपका ए बैंक में ब्रांच था, आपका ए बैंक जो हमारी यहाँ पर ए बैंक है उसकी एक ब्रांच थी लुधियाना में। ठीक है, आप पहले लुधियाना में रहते थे तो आपने वहां पर अकाउंट ओपन करवाया था, तो आपको एक अकाउंट नंबर मिला हुआ था। अब आप मूव करके कहाँ पे जा रहे हो? आप जा रहे हो खन्ना। ठीक है, तो आप ना अब वहां पे वहां की ब्रांच में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो,
तो आप सेम अकाउंट नंबर से ऐसा जो है वो कर सकते हो। या फिर अगर आप सेम ही सिटी के अंदर लुधियाना के अंदर कोई और ब्रांच है, वहां पर अपना अकाउंट को ट्रांसफर करवाना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। आपका अकाउंट नंबर चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। या फिर ओपन मल्टीपल अकाउंट विद डिफरेंट अकाउंट नंबर, यानी कि आप डिफरेंट अकाउंट नंबर से मल्टीपल अकाउंट ओपन कर सकते हो। या फिर चेंज द अकाउंट टाइप विदाउट चेंजिंग द अकाउंट नंबर, यानी कि आप अकाउंट की टाइप यहाँ पर चेंज कर सकते हो बिना अकाउंट नंबर को चेंज किया, यानी कि करंट अकाउंट से इसको सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये जो फैसिलिटी है वो कस्टमर को अलाउ करती है कि वो यहाँ पर एक ही बैंक की, अगर मान के चलो एक ब्रांच है, उससे अपना अकाउंट दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करवाना चाहती है, तो वो सेम अकाउंट नंबर से जो है वो करवा सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू बैंकिंग गाइडलाइंस व्हाट शुड बी डन विद द करंट अकाउंट दैट हैव नो ऑपरेशन फॉर द 2 years, यानी कि अगर कोई करंट अकाउंट है 2 सालों से उसको ऑपरेट ही नहीं किया गया, उसमें कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पर की गई नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है द अकाउंट शुड बी क्लोज परमानेंटली, जो अकाउंट है उसे परमानेंटली यहाँ पर क्लोज कर दिया जाएगा। या फिर द अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज इन ऑपरेटिव अकाउंट, अकाउंट को हम इन ऑपरेटिव अकाउंट जो है वो ट्रीट करेंगे। या फिर द अकाउंट शुड बी चार्ज पेनल्टी फी, जो अकाउंट है वो यहाँ पर एक पेनल्टी फी जो है वो चार्ज करेगा। द अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू डिफरेंट ब्रांच। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो अकाउंट है उसको हम इन एप्रोप्रिएट अकाउंट जो है वो ट्रीट करेंगे, यानी कि अगर कोई करंट अकाउंट 2 सालों तक ऑपरेट नहीं किया जाता तो वो इन ऑपरेटिव अकाउंट जो है वो बन जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि अगर एक अकाउंट इन ऑपरेटिव अकाउंट बन गया तो उसके बाद क्या? तो मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि अगर कोई अकाउंट इन ऑपरेटिव अकाउंट बन जाता है तो प्रॉपर केवाईसी करके उसे दोबारा से रीओपन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, अंडर सेक्शन 194A व्हेन टीडीएस डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट, अगर आपने यहाँ पर कोई बैंक फिक्स डिपॉजिट करवाई हुई है, एफडी करवाई हुई है, आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट के ऊपर जो है सेक्शन 194 के अकॉर्डिंग जो है टीडीएस डिडक्ट होता है। तो ये जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो कब होता है, मतलब कि कितनी इंटरेस्ट पेमेंट पे जो है टीडीएस डिडक्ट होता है? पहला, when the total interest paid और credited exceed 10,000, अगर इंटरेस्ट पेमेंट आपको जो एफडी में मिली है वो 10,000 से ज्यादा है। या फिर when the total interest paid or credited exceed the 50,000 in a financial year for senior citizens, so senior citizens की अगर हम बात करें तो अगर उनका जो एफडी है उसके ऊपर उनको 50,000 से ज्यादा इंटरेस्ट मिल गया है, तब यहाँ पर जो है टीडीएस डिडक्ट होगा। या फिर when the total interest paid or credited exceed 40,000 in a financial year for deposit below 60 year ऑफ एज। तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट है 50,000 रुपए, और हमारे जो 60 साल से नीचे हैं उसके लिए कितनी लिमिट है? 40,000, यानी कि वो इतना कमाते हैं इंटरेस्ट एक साल के अंदर में, तो उसको टीडीएस डेट जो है वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैलेंसेस इन सेविंग्स करंट अकाउंट व्हिच आर नॉट ऑपरेटेड फॉर 10 इयर्स और टर्म डिपॉजिट नॉट क्लेम्ड विद इन 10 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी आज क्लासिफाइड। ठीक है, तो अगर मान के चलो कोई सेविंग अकाउंट है, ठीक है, हमारा करंट अकाउंट है, उसके अंदर ना कोई बैलेंस पड़ा हुआ था, मान के चलो 50,000 रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ था, पर 10 सालों तक ना उसे किसी ने यहाँ पर ऑपरेट ही नहीं किया, 10 साल तक उसमें कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई, ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई। या फिर अगर हम टर्म डिपॉजिट का केस लें, तो आपका जो टर्म डिपॉजिट था वो 2015 में जो है मैच्योर होना था, पर 2015 के बाद 10 सालों तक उसमें कोई ट्रांजेक्शन हुई ही नहीं, यानी कि हमारा जो बेनिफिशियरी था जिसने एफडी करवाई थी उसने यहाँ पर पैसा क्लेम ही नहीं किया, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है डॉर्मेंट अकाउंट, अनक्लेम डिपॉजिट, इनएक्टिव फंड्स, या फिर एक्सपायर्ड एसेट। तो ऑप्शन बी अनक्लेम डिपॉजिट इज अ करेक्ट आंसर। अब ये जो अनक्लेम डिपॉजिट है इसे बैंकों को जो है आरबीआई के पास जो है वो जमा करवाना पड़ता है। आरबीआई ने एक फंड यहाँ पर मेंटेन करके रखता है, डिपॉजिट एजुकेशन अवेयरनेस फंड। जो बैंक है उनके पास जो भी अनक्लेम डिपॉजिट्स होते हैं उन पैसे को उन्हें उस फंड में ट्रांसफर करना पड़ता है, ताकि जो आरबीआई है वो फर्दर उस पैसे को यूज करके डिपॉजिटर को अवेयर कर सके, उनको एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, व्हाट इज हाइपोथेटिकल हाइपोथिकेटेड एज सिक्योरिटी फॉर ऑटो एंड व्हीकल लोन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर कोई भी ऑटो या फिर व्हीकल लोन लेते हो तो कौन सी चीज एज अ सिक्योरिटी हाइपोथिकेट की जाती है, यानी कि आप क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो? तो ऑप्शन है बॉर्गर्स प्रॉपर्टी, थर्ड पार्टी गारंटर, द बॉर्गर सेविंग्स अकाउंट, या फिर द व्हीकल टू परचेज आउट ऑफ द लोन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। कैसे रहेगा? तो देखो, जब आप कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, आप जब भी यहाँ पर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हो एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास, ठीक है, और लोन लेते हो, तो बैंक उसके ऊपर हाइपोथिकेशन का जो है चार्ज क्रिएट करता है, यानी कि आपके पास पोजेशन होता है, आपके पास यहाँ पर पोजेशन होता है, पर बैंक के पास भी ये राइट होता है कि अगर आप यहाँ पर डिफॉल्ट करो तो उसको अपने पोजेशन में लेके उसको जो है वो सेल कर सके। ठीक है,
अब जब हम ऑटो और व्हीकल लोन ले लेते हैं तो हमें सिक्योरिटी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखो, जो व्हीकल हमने परचेज किया है ना, उसी को हम एज अ सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उसी को यहाँ पर हाइपोथिकेट जो है वो करवाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब अगर हम यहाँ पर जो हमारा ऑटो व्हीकल लोन है इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में डिस्कशन करें। मैंने सोचा था कि क्वेश्चन बना के आपको समझाऊं, पर बहुत ही बारीक सी डिटेल है, मतलब पूरी डिटेल में अगर समझना है तो यहाँ पर टेबल की हेल्प से हम आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी और अदर कंडीशन की, तो कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, जो जो कि यहाँ पर जिसको कंफर्म सर्विस यहाँ पर मिली हुई है गवर्नमेंट के अंदर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर, या फिर रेपुटेटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो यहाँ पर एलिजिबल रहता है। साथ ही साथ जो प्रोफेशनल है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, बिजनेस पीपल है, वो भी यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। उसके बाद अगर हम परचेज पर्पस की बात करें, तो ऑटो व्हीकल लोन लिया जाता है न्यू या फिर सेकेंड हैंड फोर व्हीलर या फिर टू व्हीलर को जो है खरीदने के लिए। अगर मान के चलो हमारी जो कंपनी है वो यूज व्हीकल को परचेज करिए, तो जो कार है उसकी जो एज है वो 5 साल से ज्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अमाउंट की बात करें, तो अगर आप जो यहाँ पर व्हीकल लोन ले रहे हो उससे आप कोई न्यू व्हीकल खरीदते हो, तो उसकी कोई अपर सीलिंग नहीं होती है, बैंक अपने हिसाब से अपर सीलिंग जो है डिसाइड करता है। पर अगर यहाँ पर बैंक अपर सीलिंग को कम करता है, अपर सीलिंग को कम करता है सेकेंड हैंड व्हीकल्स के लिए, मतलब कि बहुत सारी बैंक ऐसी होती है जो अपर सीलिंग को थोड़ा सा कम कर देती है सेकेंड हैंड व्हीकल के केस में। नेक्स्ट है हमारा मार्जिन। अगर हम न्यू कार की बात करें तो मार्जिन रेट है 10% का। सेकेंड हैंड कार की बात करते हैं 25 से लेकर 30% तक का मार्जिन है। अगर हम टू व्हीलर्स की बात करें तो वो 10% है टू व्हीलर। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी क्या, हाइपोथिकेशन ऑफ द व्हीकल टू बी परचेज आउट द लोन, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब आप कोई भी व्हीकल लेने के लिए लोन लेते हो, तो जो व्हीकल आपने लिया है उसी के ऊपर बैंक चार्ज क्रिएट करता है हाइपोथिकेशन का, और वही एसेट जो है एज अ सिक्योरिटी जो है वो दी जाती है। कई केसेस में जैसे एनआरआई बॉर्बर है तो वहां पर हमें एक थर्ड पार्टी की गारंटी की भी जरूरत जो है वो पड़ती है। नेक्स्ट अगर हम मॉरेटोरियम पीरियड की बात करें, तो जो रिपेमेंट है लोन का, वो जैसे ही आपकी, मतलब कि जो रिपेमेंट है वो जैसे आप लोन लोगे उसके अगले महीने से ही स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जैसे आपने कई बार क्या होगा, ईएमआई पे बाइक ली होगी तो आपको अगले महीने से ही यहाँ पर ईएमआई जो है वो भरना पड़ता है, तो यहाँ पर मोरेटोरियम पीरियड नहीं होता है। नेक्स्ट है डिसबर्समेंट, डायरेक्टली डीलर एंड सप्लाई। तो जो डीलर है, सप्लायर है, जो प्रिंसिपल है स्कूल का, जो मैनेज करता है स्कूल को या फिर कॉलेज को, डायरेक्टली उसके अकाउंट में जो है वो पैसे डाल दिए जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर डिसबर्समेंट जो है वो की जाती है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट अगर हम डिसबर्समेंट की बात करें, तो जो डिसबर्समेंट होती है वो डायरेक्टली डीलर या सप्लायर को कर देता है बैंक। यानी कि अगर आप लोन लेने जाते हो व्हीकल के लिए, तो आपने जहां से व्हीकल खरीदा होता है उसी के डीलर को सीधा पैसा जो है वो दे दिया जाता है। अगर रीपेमेंट की हम बात करें, तो अगर न्यू व्हीकल है, अगर यहाँ पर न्यू व्हीकल है तो फोर व्हीलर के लिए मैक्सिमम जो पीरियड टाइम पीरियड है वो 7 ईयर है। यानी कि अगर आप कोई लोन लेते हो तो 7 साल के अंदर में उसकी पेमेंट आपको करनी पड़ती है। पर अगर आप टू व्हीलर लेते हो तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 5 से लेकर 6 साल तक का होता है, ठीक है। पर अगर आप सेकेंड हैंड व्हीकल्स की बात करें तो मैक्सिमम आपको 3 साल ही यहाँ पर मिलते हैं। पर अगर कॉर्पोरेट फॉर्म है तो उसके लिए आपको यहाँ पर 5 साल जो है वो जनरली मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी व्हीकल लोन से रिलेटेड, ऑटो लोन से रिलेटेड। आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर एजुकेशन लोन्स अप टू 4 लाख व्हाट इज द सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। अगर आप यहाँ पर एजुकेशन लोन लेते हो 4 लाख रुपए तक का, तो आपको सिक्योरिटी में क्या देना पड़ता है बैंक को। पहला, कोलैटरल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। आपको कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर कोलैटरल सिक्योरिटी में देना पड़ता है, या फिर नो सिक्योरिटी पेरेंट टू बी जॉइंट बोरोवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई भी सिक्योरिटी जो है वो देने की जरूरत नहीं होती है। और आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो बेसिकली ज्वाइंट बोरोवर्स होते हैं, यानी कि अगर आप किसी केस में पेमेंट ना करो तो जो पेरेंट्स हैं उनसे यहाँ पर बैंक पैसा रिकवर कर लेगा। उसके बाद देखो, थर्ड पार्टी गारंटी की या फिर असाइनमेंट ऑफ फ्यूचर इनकम ऑफ द स्टूडेंट। तो फटाफट से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए क्या रहेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। यानी कि अगर आप 4 लाख रुपए तक का लोन लेते हो तो आपको सिक्योरिटी में कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, बस जो आपके पेरेंट्स होंगे वो आपके साथ ज्वाइंट बॉर्गर्स होंगे बैंक के उस लोन के लिए। अब अगर हम कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें एजुकेशन लोन की, तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंडियन नेशनैलिटी रिक्वायरमेंट है, यानी कि आप इंडियन इंडियन होने चाहिए। साथ के साथ आपका जो एडमिशन है वो किसी एंट्रांस टेस्ट के थ्रू या फिर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन आपकी हुई होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर आपके अचीव होने चाहिए। अब इसके बाद में आरबीआई यहाँ पर गाइडलाइन देता रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी और इंस्टीट्यूशन रेपुटेशन जहाँ पर आप पढ़ने जा रहे हो उनको भी यहाँ पर कंसीडर जो है वो किया जाता है।
अगर हम एलिजिबल कोर्सेज की बात करें, अगर आप इंडिया के अंदर कोर्सेज करते हो तो किसके किसके लिए आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है? सबसे पहले देखो, रिकॉग्नाइज्ड ग्रेजुएट पीजी डिग्री या फिर पीजी डिप्लोमा, प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि ICAA, CA, CFA, या फिर कोर्सेज ऑफर्ड बाय प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, IIM, IIT, IIS, या फिर XLRI, निफ्ट एंड NID। ठीक है, स्पेशलाइज्ड डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज जैसे कि एरोनॉटिकल, पायलट ट्रेनिंग, शिपिंग, नर्सिंग। उसके बाद है स्टडीज अब्रोड। अगर आप अब्रोड के अंदर स्टडी करते हो तो उसके लिए देखो, ग्रेजुएशन जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएशन MCA, MBA, MS, और इंटरनेशनल प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर CIMA लंदन, CPA इन द USA। रिकॉग्नाइज डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज भी यहाँ पर हम कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं पर्पस की। इसके पर्पस क्या होता है? तो सिंपली देखो, जब हम हायर स्टडीज के लिए जाते हैं तो हमारे कुछ खर्चे होते हैं, जैसे हमें फीस भरनी है, रहने खाने का खर्चा। तो ये जो हमारा एजुकेशन लोन है, इसका पर्पज ही ये है कि जो भी फाइनेंस की नीड है एक स्टूडेंट को अपनी हायर स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए, वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाए, ताकि वो आसानी से अपने स्टडीज को जो है स्टडीज को पूरा करे, और जब टाइम पीरियड हो जाए, वो काम धंधा करने लग जाए, तो बैंक का पैसा जो है वो वापस कर दे। नेक्स्ट, अगर हम क्वांटम फाइनेंस की बात करें, तो अगर आप इंडिया के अंदर स्टडी करते हो तो मैक्सिमम जो क्वांटम फाइनेंस है वो 10 लाख रुपए। अगर आप स्टडीज अब्रॉड में करते हो तो वहां पर आपको 20 लाख रुपए तक का लोन जो है वो मिल जाएगा। अगर हम मार्जिन की बात करें, तो अगर 4 लाख रुपए तक का लोन है तो कोई भी मार्जिन नहीं है। अगर 4 लाख से ज्यादा है और इंडिया के अंदर आप स्टडी कर रहे हो तो 5% का मार्जिन है, और अगर अब्रॉड में स्टडी कर रहे हो तो 15% का यहाँ पर मार्जिन रहेगा। अगर हम एलिजिबल एक्सपेंसेस की बात करें कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हमें यहाँ पर इंक्लूड करने हैं जब भी हम टोटल वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे होंगे क्लेम की, ठीक है, जो एजुकेशन लोन है उसकी जब टोटल अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे तो ये सारे एक्सपेंसेस को हम कंसीडर करेंगे, जैसे कि फीस पेबल टू द कॉलेज, स्कूल, हॉस्टल एक्चुअल। तो आपने यहाँ पर जो भी फीस पे की है कॉलेज को, स्कूल को, हॉस्टल को रहने के लिए, ट्यूशन फीस, तो वो यहाँ पर एक्सपेंस इंक्लूड होगा। अब मैक्सिमम फीस कितनी है? फीस एज अप्रूव, जो भी यहाँ पर फीस अप्रूव की गई है बैंक के द्वारा कि आपकी इंस्टीट्यूशन की फीस इतनी होनी चाहिए, तो वो मिल जाएगा। साथ के साथ जो लॉजिंग और बोर्डिंग की जो सुविधा है वो भी यहाँ पर रीजनल दामों पे मिल जाएगा। उसके बाद एग्जामिनेशन लाइब्रेरी लैब फ्री है, और मतलब जो भी एग्जामिनेशन लाइब्रेरी की फीस है वो यहाँ पर एक्चुअल जो है वो बैंक इंक्लूड करेगा लोन अमाउंट के अंदर। उसके बाद ट्रैवल एक्सपेंस, पैसेज ऑफ मनी फॉर वन वे स्टडीज अब्रोड। तो अगर ट्रैवल एक्सपेंस की बात करें, तो अगर आप अब्रोड जा रहे हो तो आपको वन वे का जो खर्चा है वो यहाँ पर बैंक उठाएगा, यानी कि वन वे में जो भी खर्चा आएगा जाते वक्त, वो सारा का सारा जो खर्चा है वो बैंक आपको लोन की प्रोवाइड में दे देगा। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर मैक्सिमम की, तो 10% हमारा एक्सीड, मतलब 10% से ज्यादा हमारा एक्सीड नहीं होना चाहिए टोटल ट्यूशन फीस से। यानी कि ये जो खर्चे है ना, ये जो खर्चे हैं, हमारी जो ट्यूशन फीस है उसका 10% के इक्वल ही होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन डिपॉजिट, बिल्डिंग इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द एक्चुअल स्टूडेंट बोर्बर, यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया स्टूडेंट बोर्बर के लिए, तो यहाँ पर जो अमाउंट होगी वो एक्चुअल होगी, यानी कि आपने जितना प्रीमियम पे किया है उसी को यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो किया जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन डिपॉजिट, बिल्डिंग फंड, रिफंडेबल डिपॉजिट, तो डू नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल ट्यूशन फीस। नेक्स्ट हमारा क्या है? परचेज ऑफ बुक्स, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड यूनिफॉर्म। तो अगर आप कोई बुक्स, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट और यूनिफॉर्म बाय करते हैं तो रियलिस्टिक असेसमेंट आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी, कि बैंक यहाँ पर एक रियलिस्टिक असेसमेंट यहाँ पर करेगा और उसके बाद फिक्स करेगा कि आपको मैक्सिमम यहाँ पर कितना पैसा जो है वो मिलेगा। ठीक है, मतलब कि ट्यूशन फीस का इक्वल। नेक्स्ट, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, तो अगर आपने जो लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, वो 4 लाख रुपए तक का लिया है, तो आपको कोई भी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पेरेंट जो है आपके ज्वाइंट बॉर्बर होंगे। उसके बाद 4 लाख से लेकर 7.5 लाख तक, अगर आपने यहाँ पर 4 लाख से 7.5 लाख तक अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है, तो आपको कोलैटरल सिक्योरिटी में जो है वो किसी थर्ड पार्टी की गारंटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि हमारे जो बॉर्बर, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो तो हमारे को बॉर्बर होंगे, एग्जिस्टिंग बॉर्बर होंगे ही, साथ के साथ किसी थर्ड पार्टी से भी हमें यहाँ पर गारंटी की जरूरत जो है वो पड़ेगी, तभी यहाँ पर लोन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद अगर मान के चलो 7.5 लाख से भी ज्यादा इनकम है, तो उस केस में हमारे जो ज्वाइंट वाउचर्स हैं वो यहाँ पर टेंजिबल कोलैटरल सिक्योरिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा जो अमाउंट है वो यहाँ पर 7.5 लाख से ज्यादा है, तो जो पेरेंट्स हैं वो ज्वाइंट पॉइंटर तो होंगे, साथ के साथ एक टेंजिबल एसेट कोलैटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में भी जो है वो देना पड़ेगा। साथ के साथ जो हमारा स्टूडेंट है उसकी जो फ्यूचर इनकम है उसके ऊपर भी यहाँ पर जो हमारा बैंक है वो असाइनमेंट क्रिएट करेगा, यानी कि स्टूडेंट जो भी पैसा यहाँ पर कमाएगा उसके एक सर्टन परसेंटेज जो है उसे पेमेंट करने के लिए चाहिए होगा, यानी कि जो पेमेंट है और जो इंस्टॉलमेंट है उसकी पेमेंट कर पाए, इसके लिए उसको अपने पास रखने की जरूरत
पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मोरेटोरियम पीरियड की, कि मोरेटोरियम पीरियड यहाँ पर कितना होता है। देखो एजुकेशन लोन का जो नॉर्मल मोरेटोरियम पीरियड होता है वो होता है कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर, यानी कि जितने साल का आपका कोर्स है, जैसे अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसके बाद आपको 1 साल का और टाइम पीरियड दिया जाएगा, उसके बाद आपको लोन की रिपेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। किसी केस में होता है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो वहां पर आपको मैक्सिमम 6 महीने का टाइम पीरियड और जो है वो मिल सकता है। अगर हम डिसबर्समेंट की बात करें तो जो डिसबर्समेंट है वो स्टेजेस में की जाती है, यानी कि जैसे जैसे फीस आती रहती है वैसे वैसे जो बैंक है वो डायरेक्टली यहाँ पर इंस्टीट्यूशन या फिर जो वेंडर है उसके अकाउंट में पैसे जो है वो डाल देती है। अगर हम रीपेमेंट की बात करें तो इसकी जो रीपेमेंट है वो ईएमआई के थ्रू जो है वो की जाती है। क्या की जाती है? ईएमआई के थ्रू की जाती है। और मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो हमारा 15 ईयर का है। और इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो लाइफ, जो हमारा स्टूडेंट है जिसने यहाँ पर एजुकेशन लोन लिया है, उसकी लाइफ की इंश्योरेंस करवानी यहाँ पर बिल्कुल कंपलसरी होती है, मैंडेटरी होती है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द मोरेटोरियम पीरियड ऑन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट फॉर स्टूडेंट्स हु डिजायर टू सेट अप स्टार्टअप यूनिट। ठीक है, तो अगर कोई यहाँ पर स्टूडेंट है जो अपना बिजनेस करना चाहता है, अपना स्टार्टअप खोलना चाहता है, तो उसके लिए हमारा मोरेटोरियम पीरियड यहाँ पर कितना होता है। तो पहला 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या फिर 5 ईयर। तो ऑप्शन बी 2 ईयर इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, मोरेटोरियम पीरियड का मतलब आपको पता है कि मोरेटोरियम पीरियड ऐसा पीरियड होता है जहां पर आपको किसी भी तरह की पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे अगर आपने कोर्स लिया है तो देखो 3 साल तो आप पढ़ाई करोगे, तो वहां पर तो आपके पास इनकम है नहीं, तो आप कहाँ से लोन का पैसा प्रोवाइड करोगे। तो 3 साल प्लस 1 साल, 4 साल तक आपको किसी भी तरह की पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इसी को हम मोरेटोरियम पीरियड जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड परमिटेड फॉर एक्सटेंशन इफ द स्टूडेंट इज अनेबल टू कंप्लीट द कोर्स विद इन शेड्यूल टाइम। अगर कोई स्टूडेंट है उसने शेड्यूल टाइम में अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया तो उसको मैक्सिमम कितना एक्सटेंशन दिया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के एक स्टूडेंट था, उसने 3 साल का यहाँ पर कोर्स जो है वो लिया था। ठीक है, और ये जो कोर्स है मान के चलो 2018 में पूरा हो जाता है, ये शेड्यूल टाइम है। पर किसी रीजन की वजह से उसने 1 साल ड्रॉप कर दिया तो 2019 में यहाँ पर उसका पूरा होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम उसको कितना टाइम दिया जाएगा किसी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए एक्सटेंशन, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या 4 ईयर। तो ऑप्शन बी 2 ईयर इज द करेक्ट आंसर। यानी कि अगर कोई बच्चा फेल हो गया है तो उसको 1-2 साल और दे दिया जाएगा अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए। Next question. What concession may be provided by bank if interest is serviced during the study period and subsequent moratorium period prior to the commencement of repayment? ठीक है, तो अगर कोई यहाँ पर स्टूडेंट है, वो यहाँ पर मोरेटोरियम पीरियड के अंदर ही, जैसे जब अभी वो पढ़ ही रहा है, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है वो करता जा रहा है बैंक को, ताकि बाद में जाके ज्यादा बर्डन ना पड़े। तो वो छोटा मोटा काम कर रहा है पढ़ाई के साथ में, और जो पैसे बचा रहा है उससे अपना वो इंटरेस्ट जो है वो पे कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोई यहाँ पर जो हमारा स्टूडेंट है जिसने एजुकेशन लोन लिया हुआ है, तो वो यहाँ पर मोरेटोरियम पीरियड के अंदर अगर इंटरेस्ट पे करता है स्टडी पीरियड के दौरान, तो उसे मैक्सिमम कितना यहाँ पर कंसेशन मिल सकता है। पहला 0.5% इंटरेस्ट कंसेशन, 1% इंटरेस्ट कंसेशन, 1.5 इंटरेस्ट कंसेशन, या फिर 2%। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1% इंटरेस्ट कंसेशन इज अ करेक्ट आंसर। यानी कि आपको मैक्सिमम 1% का इंटरेस्ट कंसेशन यहाँ पर मिल सकता है। यानी कि अगर आपका जो इंटरेस्ट रेट था वो 10% था, पर आपने क्या किया, जब आप पढ़ रहे थे यानी जो मोरेटोरियम पीरियड आपका चल रहा था उसी में अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट करने लग जाते हो, तो आपको मैक्सिमम 1%, यानी कि आपको 1% की छूट मिल जाएगी, और आपको सिर्फ और सिर्फ अभी 9% इंटरेस्ट ही जो है वो पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द स्टैंड अलोन मॉडल फॉर रिटेल लोन प्रोसेसिंग हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, एप्लीकेशन एंड सैंक्शनिंग लोन। अगर हम स्टैंड अलोन मॉडल की बात करें रिटेल लोन प्रोसेसिंग की, तो वहां पर रिटेल लोन्स की मार्केटिंग कौन करता है, प्रोसेसिंग कौन करता है, और सैंक्शनिंग कौन करता है। ऑप्शन है रीजनल ऑफिस, सर्कल ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेंटर। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ब्रांच ऑफिस इज द करेक्ट आंसर। स्टैंड अलोन मॉडल के अंदर रिटेल लोन प्रोसेसिंग से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो ब्रांच इंडिपेंडेंटली करता है, खुद से ही करता है। यानी कि अगर ए ब्रांच है, वहां पर कोई लोन की एप्लीकेशन आई है, तो लोन को अप्रूव करने से लेकर लोन प्रोवाइड करने तक सारा का सारा जो काम है वो ब्रांच खुद से करेगी, वो मतलब कि खुद से करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी ब्रांच ऑफिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेंट्रलाइज्ड मॉडल फॉर रिटेल लोन प्रोसेसिंग। ठीक है, तो हमारा जैसे स्टैंड अलोन मॉडल है, ऐसे एक सेंट्रलाइज्ड मॉडल फॉर रिटेल लोन प्रोसेसिंग भी होता है। तो सेंट्रलाइज्ड मॉडल के अंदर क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट हमारी ब्रांचेस होती है, वहां पर जितने भी लोन एप्लीकेशन आते हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाता है, और उसको एक सेंट्रल यूनिट, उसको हम एक सेंट्रल यूनिट पे ले जाकर
और वहीं पे उस लोन को प्रोसेस किया जाता है, लोन को सैंक्शन किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखो हमने क्या किया, एक यहाँ पर जगह बना दी, एक एक यहाँ पर हमने सेंट्रल यूनिट बना दी। अब ब्रांचेस में जितने भी लोन एप्लीकेशन आते हैं उसको ब्रांचेस क्या करती है, इस सेंट्रल लोकेशन पर भेज देती है और यहाँ पर उस लोन एप्लीकेशन को अप्रूव किया जाता है, उसको जो लोन है उसको यहाँ पर सैंक्शन किया जाता है, उसकी जो मार्केटिंग वगैरह है वो भी यहीं पे की जाती है। तो ये जो मॉडल है वो हमारा सेंट्रलाइज मॉडल जो है वो कहलाता है रिटेल लोन प्रोसेसिंग का। ठीक है, तो ऑप्शन ए कर है कंसोलिडेशन ऑफ लोन प्रोसेसिंग एंड सेंट्रल यूनिट। ठीक है, तो जो लोन प्रोसेसिंग है उसकी जो मतलब जितनी भी लोन प्रोसेसिंग है वो कंसोलिडेटेड बेसिस पे की जाती है और एक सेंट्रल यूनिट पे की जाती है। इंडिपेंडेंट लोन प्रोसेसिंग एट ईच ब्रांच, यानी कि हर ब्रांच पे हम इंडिपेंडेंटली जो है लोन प्रोसेसिंग करते हैं। हैंडलिंग एप्लीकेशन फ्रॉम मल्टीपल ब्रांचेस और रीजन, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस और रीजन से जो भी एप्लीकेशन आते हैं उसको हैंडल करते हैं। या फिर यूज ऑफ रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेंटर, तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये हमारा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है सेंट्रलाइज मॉडल का। तो सेंट्रलाइज मॉडल के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस और रीजन से जो भी एप्लीकेशंस आती हैं उसको हम एक सेंट्रल यूनिट, जिसको हम रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेंटर कहते हैं, उस वहां पर भेज देते हैं और आगे का जो भी काम होता है लोन प्रोसेसिंग का वो सारा काम जो है रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेंटर पे ही किया जाता है। तो इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, सेंट्रलाइज मॉडल फॉर रिटेल लोन प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड इज मैनेज सोनली बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर इट्स ओन ब्रांड नेम। ऐसा कौन सा क्रेडिट कार्ड होता है जिसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है खुद बनाती है, खुद ही मैनेज करती है अपने ब्रांड नेम के अंडर। ऑप्शन है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, प्रोप्राइटरी क्रेडिट कार्ड, पार्टनरशिप क्रेडिट कार्ड या फिर रिटेल स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड का मतलब आपको पता ही है, तो क्रेडिट कार्ड के अंदर बेसिकली आपको एक तरह का लोन मिल जाता है, यानी कि आपको एक लिमिट यहाँ पर फिक्स की जाती है और आप उस लिमिट के अंदर जो है खर्च कर सकते हो और महीने के एंड में जो भी आपका बिल बना है, जो भी आपने खर्च किया है उसकी पेमेंट आप यहाँ पर बैंक को जो है वो कर देते हो, यानी कि आप पहले खर्च कर लो बाद में उसकी पेमेंट जो है वो कर दो। अब जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उसको हम यहाँ पर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है प्रोप्राइटरी क्रेडिट कार्ड और एक होता है हमारा यहाँ पर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो जो प्रोप्राइटरी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड होता है उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खुद यहाँ पर क्रिएट करती है, खुद ही मैनेज करती है अपने ब्रांड नेम के अंडर। जैसे आईसीआईसी बैंक ने ये वाला कार्ड इशू किया है तो इसके ऊपर ब्रांड नेम किसका है, आईसीआईसी बैंक। तो सारा काम ये खुद ही यहाँ पे जो है वो मैनेज करती है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम को क्रिएट करना, मैनेज करना, जो भी टर्म कंडीशन उसको भी खुद से सेट करती है, जो कस्टमर सर्विस होता है उसको भी खुद से यहाँ पर हैंडल जो है वो करती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो हमारा ऑप्शन बी प्रोप्राइटरी क्रेडिट कार्ड इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी प्रोप्राइटरी क्रेडिट कार्ड इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या है, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। अब को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड क्या होता है, तो यहाँ पर हमारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है वो किसी रिटेलर, किसी स्पेसिफिक रिटेलर जो कोई पर्टिकुलर सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है या फिर पर्टिकुलर गुड सेल यहाँ पर कर रहा है उसके साथ मिलकर यहाँ पर क्रेडिट कार्ड बिल्ड करती है। जैसे एग्जाम्पल पे हमारे यहाँ पर देखो क्या है, जेट एयरवेज, ये हमारी क्या है एयरलाइंस है, रिटेलर हो गया। सिटी बैंक ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर बैंक हो गया। तो इन्होंने मिलकर यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड को बनाया ताकि दोनों को यहाँ पे जो है वो बेनिफिट हो सके। तो इस कार्ड को हम क्या कहेंगे, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। क्या कहेंगे, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड के ऊपर जो लोगो होता है और जो नेम होता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जो हमारी पार्टनर ब्रांड होती है दोनों का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पर, डैश आर फीस दैट क्रेडिट कार्ड होल्डर नीड टू पे when they carry balance on their credit card rather than paying in full by the due date. These charges are levied on the outstanding balance of the card. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। तो मान के चलो आपको एक क्रेडिट कार्ड जो है वो मिला जिसकी लिमिट यहाँ पर कितनी है, 1 लाख रुपए। ठीक है, आपने और 1 महीने के बाद आपको बिल जो है वो भरना पड़ता है। तो 1 महीने तक आपने खर्चे किए और आपका जो बिल बना वो 70,000 बना। ठीक है, 70,000 बना। तो देखो अगर आप इस फुल अमाउंट की पेमेंट कर देते हो, जैसे अगर आपको 10 तारीख को पेमेंट कर देते हो तो 10 तारीख को आपने 70,000 रुपए जो है बैंक को दे दिए, तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज जो है वो पे करने की जरूरत नहीं होती। कोई भी चार्ज, कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, कुछ नहीं पे करना है। ठीक है, पर अगर आपने मान के चलो इस 70,000 में से सिर्फ यहाँ पर 20,000 रुपए बैंक को पे किए और 50,000 रुपए आपने क्या कर दिया यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर दिया, यानी कि ये आपका क्या है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। तो ये जो कैरी फॉरवर्ड आप बैलेंस करते हो और फुल अमाउंट में बिल नहीं भरते तो वहां पर ना आपको एक चार्ज जो है वो पे करना पड़ता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। उस चार्ज को क्या कहते हैं वो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है फाइनेंस चार्ज, एनुअल फीस, ट्रांजेक्शन फीस या फिर हमारा ओवरड्राफ्ट फीस। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, फाइनेंस चार्ज। फाइनेंस चार्ज को बेसिकली आप यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज भी कह सकते हो।
तो जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है वहां पर क्रेडिट का जो क्रेडिट कार्ड कंपनी होती है वो इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करते हैं, और ये जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे चार्ज किया जाता है, यानी कि आपके केस में 50,000 रुपए ही चार्ज जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इंटरेस्ट फ्री पीरियड ऑन क्रेडिट कार्ड। तो अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इंटरेस्ट फ्री पीरियड क्या होता है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो इंटरेस्ट फ्री पीरियड ऐसा पीरियड होता है जहां पर आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं होती है किसी भी अमाउंट पे। जैसे अगर आपने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड लिया, ठीक है, 1 लाख की लिमिट थी, 70,000 रुपये आपने खर्च किया, बैंक ने आपको बोला है कि आप इसकी पेमेंट जो है वो 10 तारीख को यहाँ पर कर सकते हो, यानी कि महीने की 10 तारीख तक, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि 28 डेज के बाद आप यहाँ पर पेमेंट जो है वो कर सकते हो। और 28 डेज के अंदर अंदर में अगर आपने पेमेंट कर दी तो आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट यहाँ पर पे करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपने 70,000 रुपये खर्च किया है तो आपको 70,000 रुपये ही यहाँ पर सिर्फ पे करनी, किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे करने की जरूरत जो है वो नहीं है, ठीक है। तो ये जो पीरियड है 28 डेज का जहां पर कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज नहीं किया जा रहा है उसी को हम इंटरेस्ट फ्री पीरियड जो है वो कहते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन क्या कह रहे हैं। ऑप्शन ये कह रहा है ए पीरियड ड्यूरिंग विच नो फीस चार्ज फॉर ज्वाइनिंग और एनुअल रिन्यूअल, ठीक है। तो ये एक ऐसा पीरियड होता है जहां पर ज्वाइनिंग के लिए और एनुअल रिन्यूअल के लिए कोई फीस चार्ज नहीं की जाती है। या फिर एक पीरियड ड्यूरिंग विच कार्ड होल्डर कैन यूज द कार्ड विदाउट पेइंग द इंटरेस्ट, यानी कि एक ऐसा पीरियड होता है जहां पर जो कार्ड होल्डर है वो कार्ड को यूज कर सकता है, खर्च कर सकता है, पर उसे किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी ऑप्शंस भी देख लो, ए पीरियड ड्यूरिंग विच कार्ड होल्डर कैन मेक परचेसेस विदाउट एनी स्पेंडिंग लिमिट, तो एक ऐसा पीरियड जहां पर जो कार्ड होल्डर है वो बिना किसी लिमिट के यहाँ पर जो है स्पेंड कर सकता है, परचेजेस कर सकता है। ए पीरियड ड्यूरिंग विच कार्ड होल्डर मस्ट पे द टोटल बैलेंस ड्यू टू अवॉइड पेनल्टीज, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डिफाइंस द प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, इसमें से कौन सी ऐसे स्टेटमेंट है जो कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन करती है। तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें आप ना मनी को स्टोर कर लेते हो, आप एडवांस में मनी को स्टोर कर लेते हो ताकि बाद में उसको आप खर्च कर सको। जैसे देखो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड की अगर मैं एग्जांपल दूं तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपकी एक लिमिट जो है वो फिक्स कर दी जाती है, एक तरह का आपको यहाँ पर लोन दिया जाता है। पर प्रीपेड कार्ड में ऐसा नहीं होता, आप पहले इस कार्ड में खुद से फंड को लोड करते हो। जैसे अगर आपको 50,000 रुपए की जरूरत है तो आप इस कार्ड में 50,000 रुपए डलवाते हो ताकि बाद में उसको आप यहाँ पे जो है वो यूज कर सको, इसीलिए इसको हम प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट भी जो है वो कहते हैं कि आपने इस इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट पहले से ही कर दी है। ऑप्शन ये कह रहा है ये क्या है, एक फाइनल प्रोडक्ट है दैट अलाउज यूजर टू विड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम, तो ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो कि यूजर्स को अलाउ करता है कि वो एटीएम से कैश को विड्रॉ करवा सकते हैं। या फिर एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट दैट अलाउ यूजर्स टू स्टोर फंड्स इन एडवांस फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन, या फिर एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है जो कि यूजर को अलाउ करता है कि वो फंड्स को स्टोर करके रख सकता है ताकि उसको फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर सके। या फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली यूज फॉर ऑनलाइन परचेजेस, या फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट दैट रिक्वायर्स यूजर्स टू ऑलवेज मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि यूजर्स को अलाउ करता है कि वो फंड स्टोर करके रख सकता है ताकि उसे फ्यूचर जो ट्रांजेक्शन है उसके लिए वो पैसे को यूज कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, एक कंपनी प्रोवाइड्स इट्स एम्प्लॉयज विद रीलोडेबल कार्ड फॉर बिजनेस एक्सपेंस, तो एक कंपनी उसने अपने एम्प्लॉयज को एक प्रीपेड कार्ड यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड किया है जो रीलोडेबल है, इसको हम दोबारा से रीलोड कर सकते हैं ताकि वो बिजनेस एक्सपेंसेस को जो है फाइनेंस कर पाए। दीज कार्ड्स आर बीइंग यूज्ड एट वेरियस ट्रैवल एजेंसीज एंड पार्टनर होटल्स, ठीक है। तो ये जो कार्ड है उसको हम कई सारे ट्रैवल एजेंसीज और पार्टनर होटल के पास यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर होटल का बिल भर सकते हो, आप ट्रैवलिंग का एक्सपेंस भर सकते हो। तो ये जो पीपीआई है ये कौन सा पीपीआई है, ओपन सिस्टम पीपीआई, सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआई, या फिर क्लोज सिस्टम पीपीआई। तो देखो देखो हमारा जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है 3 तरह का। पहला होता है क्लोज सिस्टम पीपीआई, ठीक है। जो क्लोज सिस्टम पीपीआई होती है इसको बेसिकली यहाँ पर जो कंपनी इशू करती है हम उस कार्ड को उसी कंपनी के बाद जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल आपको दूं तो अगर मान लीजिए चलो अमेजोन ने एक जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू किया है और आप इस इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ और सिर्फ जो अमेजोन के जो आउटलेट्स है जहां पर अमेजोन के सामान यहाँ पर मिलते हैं वहीं पे यूज कर सकते हो। आपको अगर अमेजोन पे कोई शॉपिंग करनी है तभी आप इसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज किसी प्लेटफॉर्म पे यूज नहीं कर सकते हो। तो ये हमारा क्लोज सिस्टम पीपीआई जो है वो कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हमारे गिफ्ट कार्ड आते हैं, मील वाउचर आए थे या फिर ट्रांजिट कार्ड आए थे, ठीक है। तो ये ऐसे पीपीएस है जिसको सिर्फ और सिर्फ हम कंपनीज के जो खुद के आउटलेट्स हैं डिजिग्नेटेड मर्चेंट्स हैं वहीं पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद है सेमी क्लोज सिस्टम पीपीएस, ठीक है। सेमी क्लोज सिस्टम पीपीएस के अंदर क्या होता है कि जो हमारा मर्चेंट होता है
या फिर जो कंपनी यहाँ पर पीपीआई को इशू करती है, वो मल्टीपल मर्चेंट के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम ये पीपीआई इशू करेंगे, आपने इसकी इसकी पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट करनी है, इसको एक्सेप्ट करना है जब भी कोई कस्टमर यहाँ पर पेमेंट करेगा। जैसे अगर यहाँ पर देखो जो पीपीआई है उसको इशू किया अमेजोन ने, पर उसने बाकी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे कि मीशो हो गया, हमारा यहाँ पर फ्लिपकार्ट हो गया, है ना, तो वहां पर भी इस पीपीआई को यूज किया जाएगा, ये अमेजोन ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है, बाकियों से। तो ये अब तो आप इस प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को मीशो पे भी यूज कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे भी यूज कर सकते हो, तो ये कौन सा कहलाएगा, ये हमारा सेमी क्लोज सिस्टम पीपीएस जो है वो कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है ओपन सिस्टम पीपीएस। ओपन सिस्टम पीपीएस क्या होते हैं, तो ये जो ओपन सिस्टम पीपीएस होते हैं इसको बेसिकली हमारे जो बैंक्स होती है वो इशू करते हैं मास्टर कार्ड, वीजा या फिर रुपए कार्ड नेटवर्क के साथ में मिलकर। और ये जो कार्ड होते हैं लगभग हर जगह एक्सेप्टेबल होते हैं, यानी कि आप कहीं पे जाके कोई भी पेमेंट जो है वो कर सकते हो। तो हमारा जो क्वेश्चन था, a company provides employees with relatable card for business expenses and these card can be used various travel agencies and partner hotels। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआई इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कंपनी ने कई सारी ट्रैवल एजेंसी और पार्टनर होटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और यहाँ पर आप उस कार्ड को यूज जो है वो कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गाइडलाइन इशूड बाय आरबीआई फॉर द इशुएंस ऑफ डेबिट कार्ड। इसमें से कौन सी ऐसी गाइडलाइन जो कि आरबीआई ने इशू की है डेबिट कार्ड के इशुएंस से रिलेटेड। पहला देखो क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव बोर्ड अप्रूव्ड डेबिट कार्ड इशुएंस पॉलिसी इंक्लूडिंग को ब्रांडेड डेबिट कार्ड शुड बी पुट इन प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोई भी बैंक अगर डेबिट कार्ड इशू करनी चाहती है तो डेबिट कार्ड को इशू करने से पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी जो है उसे बनानी है डेबिट कार्ड के इशुएंस से रिलेटेड, और उसके अंदर हमारे को ब्रांडेड डेबिट कार्ड भी आ जाते हैं और उसको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो बिल्कुल ये हमारी गाइडलाइन है। बैंक शुड इंश्योर कंप्लायंस विद नो यूर कस्टमर नॉर्म्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो जो बैंक है जो नो यूर कस्टमर गाइडलाइंस है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो नॉर्म्स है उनके साथ कंप्लायंस करेगा, उनको फॉलो करेगा, तो बिल्कुल ये भी गाइडलाइन है। बैंक शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्ट लॉसेस इनकर्ड बाय कार्ड होल्डर ड्यू टू सिस्टम माल फंक्शन डायरेक्टली विद इन द बैंक कंट्रोल। तो अगर मान के चलो हमारा जो कार्ड होल्डर है उसको किसी भी तरह का लॉस होता है ऐसे सिस्टम माल फंक्शन की वजह से जो कि बैंक के कंट्रोल में था, तो उस लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, बैंक होगा, और उसकी भरपाई भी बैंक को करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल ये गाइडलाइन है। डेबिट कार्ड शैल बी इशूड टू कस्टमर हैविंग सेविंग बैंक करंट अकाउंट बट नॉट कैश क्रेडिट और नॉन अकाउंट। तो जो डेबिट कार्ड है सिर्फ उन कस्टमर को इशू किया जाएगा जिनके पास सेविंग बैंक या फिर करंट अकाउंट है और उनके पास किसी भी तरह का कैश क्रेडिट और लोन अकाउंट नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ये सारी की सारी जो गाइडलाइंस है वो आरबीआई ने इशू की है डेबिट कार्ड इशू से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग करेक्ट है। पहला, इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप फॉर प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू एंटायर बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो मेन काम है वो यही है कि इंडिया के अंदर हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है उसको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना ताकि जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, जो बैंक्स है, वो अपना काम सही तरीके से कर सके। It provides infrastructure for physical as well as electronic payment and settlement system। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है, साथ के साथ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम से रिगार्डिंग भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। इट इज सेटअप बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन एसोसिएशन। तो इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिलकर यहाँ पर सेटअप किया था, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 वाज पास्ट फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनपीसीआई, यानी कि जब हमने एनपीसीआई को बनाया था तो उसके लिए हमें पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 जो है वो पास करना पड़ा था। तो ये सभी के सभी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एज नोटिफाइड इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन डेटेड December 16 2010 स्मॉल अकाउंट सब्जेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2010 को स्मॉल अकाउंट के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर गाइडलाइन जो है इशू की थी, यहाँ का कुछ कंडीशन जो है इशू की थी जो कि अप्लाई होती है स्मॉल अकाउंट पे। तो इसमें से कौन सी वो कंडीशन है, तो पहले स्मॉल अकाउंट है क्या, थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, जब भी हम बैंक में अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो हमें जो है ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट जो है वो देना पड़ता है बैंक को। पर कई केस में कस्टमर के पास ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो उस केस में वो स्मॉल अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकता है। अगर यहाँ पर कोई लो रिस्क इंडिविजुअल कस्टमर है और उसके पास ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है,
ठीक है। अब ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट क्या है, तो इसको गवर्नमेंट जो है नोटिफाई करती रहती है कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट जिसको हम ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट मानते हैं। जैसे कि आधार कार्ड है, वो एक ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है। तो वो जो इंडिविजुअल है वो स्मॉल अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकता है। अब जो स्मॉल अकाउंट है वो सिंपल एक फोटोग्राफ और उसके सिग्नेचर से ओपन हो सकता है। ठीक है। अब अगर हम कंडीशंस की बात करें, यहाँ पर कंडीशंस की बात करें, कौन सी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है। पहला, द एग्रीगेट ऑफ ऑल क्रेडिट इन फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज। तो ये बिल्कुल कंडीशन है। जो स्मॉल अकाउंट है, स्मॉल अकाउंट के अंदर एक साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा जो है क्रेडिट नहीं होना चाहिए, यानी कि आप 1 लाख से ज्यादा पैसे डिपॉजिट नहीं करवा सकते हो। द एग्रीगेट ऑफ ऑल विड्रॉवल एंड ट्रांसफर इन अ मंथ डज नॉट एक्सीड 10,000, यानी कि आप एक महीने के अंदर 10,000 से ज्यादा जो है वो विड्रॉवल नहीं करवा सकते, जिसमें हमारा ट्रांसफर भी इंक्लूड होता है। द बैलेंस एट एनी पॉइंट इन टाइम डज नॉट एक्सीड 50,000 रुपीज। ठीक है। तो जो बैलेंस है उस अकाउंट का, वो किसी भी टाइम पर 50,000 रुपए से ज्यादा यहाँ पर एक्सीड नहीं होना चाहिए। द फॉरेन रेमिटेंस कैन नॉट बी क्रेडिटेड टू स्मॉल अकाउंट विदाउट कंप्लीटिंग नॉर्मल केवाईसी फॉर्मेलिटीज। ठीक है। तो हमारे जो फॉरेन रेमिटेंसेज है, जो हमारे फॉरेन रेमिटेंसेज है, उसको हम स्मॉल अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं करवा सकते हैं बिना यहाँ पर केवाईसी फॉर्मेलिटीज को पूरे किए। तो ये भी सारी की सारी कंडीशन हमारी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। अब एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंडीशन मैं आपको बता दूं, जो स्मॉल अकाउंट होते हैं वो 12 मंथ्स के लिए यहाँ पर वैलिड होते हैं। किसके लिए? 12 मंथ्स के लिए वैलिड होते हैं। हालांकि अगर आपने मान के चलो ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया है और इसका प्रूफ आप बैंक को दे देते हो, तो आपको 12 महीनों का टाइम पीरियड और मिल जाता है। पर मैक्सिमम आपको 24 मंथ का ही यहाँ पर टाइम पीरियड मिलता है। और जैसे 24 मंथ पूरे हो जाते हैं और अगर आप ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं देते हो, तो आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सभी ब्लॉक कर दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ दिस इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। तो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट क्या है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें, तो देखो अगर आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन करवाने जाते हो तो आपको एक मिनिमम बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखना जरूरी होता है। पर कई इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि यहाँ पर मिनिमम बैलेंस को मेंटेन जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, क्योंकि अगर ये अकाउंट आप ओपन करवाते हो तो आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस जो है वो मेंटेन करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है। ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट देखो, दिस अकाउंट शैल नॉट हैव रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मिनिमम बैलेंस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट अलाउज अनलिमिटेड डिपॉजिट पर मंथ बट नॉट ओनली 4 विड्रॉवल्स पर मंथ। ठीक है। तो ये जो है आप ना इस अकाउंट के अंदर जितने मर्जी यहाँ पे डिपॉजिट करवा सकते हो एक महीने के अंदर, पर विड्रॉवल सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर 4 बार ही करा सकते हो एक महीने के अंदर। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। BSBDA is subject to KYC AML guidelines being issued by RBI from time to time। तो जो KYC और AML गाइडलाइंस है वो इस अकाउंट पे एप्लीकेबल होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। होल्डर ऑफ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट विल बी एलिजिबल फॉर ओपनिंग एनी अदर सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इन दैट बैंक। ठीक है। तो अगर मान के चलो किसी पर्सन ने यहाँ पर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाया, तो उसी बैंक के अंदर वो दूसरा नॉर्मल सेविंग अकाउंट भी ओपन करवा सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? तो अगर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट आपने ओपन करवा दिया है तो आप दूसरा अकाउंट से नॉर्मल सेविंग अकाउंट जो है ओपन नहीं करवा सकते हो। अगर पहले से ओपन आपने करवाया हुआ है तो उसे भी 30 दिनों के अंदर अंदर में आपको बंद जो है वो करना पड़ेगा, जैसे ही आपने बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट जो है वो ओपन करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश आर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज विच बाय बैड लोन्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स मैनेजेस देम एंड सेल इन द मार्केट एंड रिकवर मनी। ठीक है। ऐसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि बैंक से जितने भी बैड लोन्स होते हैं उनको बाय करते हैं, उनको मैनेज करते हैं और उसको मार्केट में सेल करके सारा पैसा जो है रिकवर कर लेते हैं। तो ऑप्शन है नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, रिकवरी बैंक या फिर बैड बैंक। तो ऑप्शन डी, बैड बैंक इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हमारे बैंक्स होती है उनके कई सारी यहाँ पर एनपीएस क्रिएट हो जाती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्रिएट हो जाती है, जिनको क्लियर करना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होती है। तो यहाँ पर हमारी जो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज यानी कि जो बैड बैंक है वो बैंकों की हेल्प करती है, वो बैंकों से इन एसेट्स को परचेज कर लेती है और अपने तरीके से उनको रिकवर करने की कोशिश जो है वो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डिफाइंस टॉप मैनेजमेंट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि टॉप मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं। तो मैनेजमेंट का आपको मतलब पता है, मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली हमारे जो मैनेजर्स वगैरह हैं वो आ जाते हैं, जो कि एक कंपनी को मैनेज करते हैं, कंपनी के रिगार्डिंग जो पॉलिसीज वगैरह हैं, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो लेते हैं ताकि कंपनी अच्छे तरीके से यहाँ पर चल सके। ठीक है। टॉप मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये ना किसी भी कंपनी के अंदर हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, यानी कि ये सबसे टॉप पर होती है। बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, सभी को बनाने का काम जो है वो टॉप मैनेजमेंट करता है।
पहली स्टेटमेंट देखो, इट इंक्लूड्स हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव और लीडर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ये स्टेटमेंट डिफाइन करती है, यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो हाईएस्ट लेवल के होते हैं, यहाँ पर हमारे सीईओ होते हैं या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग ओवरऑल डायरेक्शन, विजन एंड लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी स्टेटमेंट डिफाइन करती है। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि कंपनी कैसे काम करेगी, उसका विजन क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या रहेंगे, ये सबको डिसाइड करता है। टॉप मैनेजमेंट टिपिकली इंक्लूड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल डिफाइन करती है। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। ये सभी के सभी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अब इसके अलावा हमारे यहाँ पर मिडिल, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी था। अब इसके अलावा हमारे मिडिल मैनेजमेंट भी होते हैं और लोअर मैनेजमेंट भी होते हैं। मिडिल मैनेजमेंट बेसिकली यहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल पे जो है वो काम करती है। देखो, जो टॉप मैनेजमेंट पॉलिसीज बनाती है ना, उसको इंप्लीमेंट करने का काम जो है वो मिडिल मैनेजर्स करते हैं। इसके अंदर बेसिकली हमारे जो रीजनल मैनेजर्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, जो टीम लीडर्स होते हैं ना, वही यहाँ पर जो है वो आते हैं। उसके बाद है लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट में हमारे सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, टीम लीडर्स आते हैं, और ये बेसिकली हमारे जो डे टू डे बेसिस पे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं उनको ओवरसी करने का काम, मॉनिटर करने का जो है वो काम करते हैं। बेसिकली आप कह सकते हो कि जो भी स्ट्रैटेजीज है, उन मतलब जो भी काम करवाना है, काम कौन करवाते हैं, हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसके अंदर बेसिकली हमारे जो इंडिविजुअल टीम्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उसके जो लीडर्स हैं वो आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा यहाँ पर, विच ऑफ दी स्टेटमेंट डिफाइंस इनकम टैक्स। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इनकम टैक्स को डिफाइन करती है। पहला देखो, इनकम टैक्स इज अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम और प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय देम। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल डिफाइन करते हैं। तो इनकम टैक्स बेसिकली एक ऐसा टैक्स है जो कि इंडिविजुअल और बिजनेस पे लगाया जाता है, और इंडिविजुअल और बिजनेस ने जो भी इनकम कमाई होती है उसके ऊपर उसे ये टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। तो बेसिकली इंडिविजुअल और बिजनेस का जो भी इनकम है, प्रॉफिट है, उसके ऊपर इनकम टैक्स जो है लगाया जाता है। द प्रोविजन गवर्निंग द इनकम टैक्स कवर्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है इनकम टैक्स के, कैसे एप्लीकेबल होगा, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ पे है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। तो बिल्कुल करेक्ट है, ये भी डिफाइन कर रहा है। टैक्स पे शुड पे टैक्सेस बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू पे। तो जो हमारा इनकम टैक्स है ना, वो बेसिकली हम जो हमारा टैक्स पेयर है ना, उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना पे करेगा। कोई पर्सन की एबिलिटी ज्यादा है तो उसे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर किसी पर्सन की एबिलिटी कम है तो उसे कम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब एबिलिटी का मतलब क्या है, तो सिंपल, जिसकी इनकम ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स पे कर सकता है, जिसकी इनकम कम है वो कम टैक्स पे कर सकता है। तो इनकम के बेस पर हम यहाँ पर टैक्स जो है वो लगाते हैं। इनकम टैक्स इज लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट डिफाइन नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि जो इनकम टैक्स है उसको लेवी भी स्टेट गवर्नमेंट करती है और कलेक्ट करने का काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, और जो पैसा होता है वो सारा का सारा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही आता है। तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस टर्म इज नॉट रिलेटेड विद इनकम टैक्स। इसमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो कि यहाँ पर इनकम टैक्स के साथ रिलेटेड नहीं होती है। पहला देखो, एसएससी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर या फिर इनकम ईयर। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इनकम ईयर इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है जो कि इनकम टैक्स के अंदर यूज की जाती है। पहला है एसएससी। एसएससी कौन है? देखो, एसएससी वो पर्सन है जिसकी इनकम को असेस किया जा रहा है ताकि उसके ऊपर टैक्स जो है वो लगाया जा सके। जैसे अगर कोई ए पर्सन है, ठीक है, उसने एक साल के अंदर 7 लाख रुपए यहाँ पर कमाए, तो गवर्नमेंट क्या करिए, इसकी इनकम को असेस करिए। असेस करने का मतलब इसकी इनकम का पता लगा रही है कि इसने कितना पैसा कमाया है, ताकि उसके बेस पर टैक्स यहाँ पर लगाया जा सके। तो ए पर्सन यहाँ पर क्या कहलाएगा, एसएससी कहलाएगा। उसके बाद देखो असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है? तो देखो, असेसमेंट ईयर वो साल होता है जिस साल में हमारी जो एसएससी है उसकी इनकम को असेस किया जाता है, और एसएससी को असेसमेंट ईयर के अंदर ही में ही इनकम टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं, तो एक पर्सन है, उसने 2017 के अंदर जो है इनकम कमाई, ठीक है, और 2018 के अंदर उसे यहाँ पर इनकम टैक्स जो है वो पे करना है। तो 2018 के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर ए पर्सन की इनकम को असेस करे ताकि पता लगाया जा सके कि उसके 2017 में कितना इनकम कमाया था, ताकि उसके ऊपर टैक्स लगाया जा सके। और जैसे टैक्स लगता है तो इसी साल जो है हमारी जो एसएससी है उसको टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे भी करना पड़ता है। तो ये जो 2018 है ये हमारा असेसमेंट ईयर कहलाता है। उसके बाद देखो प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर वो साल होता है जिसमें आपने इनकम कमाई होती है। तो इस केस में 2017 में आपने इनकम कमाई है तो वो आपका क्या होता है, प्रीवियस ईयर होता है। वैसे तो इसका हिंदी में मीनिंग होगा पिछला साल, पर यहाँ पर पिछला साल नहीं है, पिछला साल नहीं है, बस वो साल है जहां पर आप इनकम कमाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी ट्रीटेड एज एसेसी फॉर दैट इनकम ऑफ द डिसीज ऑन अ which tax has not been paid by the deceased before its death।
द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नोन एज। तो देखो अगर कोई पर्सन है, जैसे ए पर्सन है, उसने यहाँ पर 2017 के अंदर जो है 7 लाख रुपए यहाँ पे जो है वो कमाए थे। 2018 के अंदर उसकी डेथ हो गई थी, उसने यहाँ पर टैक्स पे नहीं किया था। अब इस केस में हमारा जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसको जो गवर्नमेंट है वो एज एसएससी जो है वो ट्रीट करेगी, ठीक है। और जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा टैक्स को पे करने के लिए, यानी कि ये जो इनकम है इसके ऊपर जो डिसीज पर्सन ने टैक्स पे करना था, अब टैक्स कौन पे करेगा? डिसीज पर्सन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसे हम क्या ट्रीट करते हैं? उसको हम एसएससी कहते हैं, डीम्ड एसएससी कहते हैं, या फिर एसएससी इन डिफॉल्ट कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डीम्ड एसएससी। ऐसे एसएससी को हम क्या कहते हैं? डीम्ड एसएससी जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज इज अ हेड ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स। अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो इसमें से कौन सा हमारा हेड ऑफ इनकम होता है? तो पहले हेड ऑफ इनकम का मतलब क्या है वो यहाँ पर समझ लो। देखो पैसे कमाने के ना हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि हम जॉब कर सकते हैं, हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, हम अपना कोई प्रोफेशन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई प्रॉपर्टी थी उसको हम रेंट पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीके हैं ना, उसके बेस पर हमने एक पर्सन की जो इनकम है उसको अलग अलग हेड्स में जो है डिवाइड कर दिया। मेनली इनकम टैक्स के अंदर हमारे यहाँ पर 5 हेड्स होते हैं इनकम के, जिसमें से 4 हेड होते हैं सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स। और फैमिली इनकम हमारा हेड ऑफ इनकम नहीं होता। तो पहले करेक्ट आंसर अगर मैं इसका बता दूं तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। फर्स्ट सेकंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे 4 हेड ऑफ इनकम होते हैं इनकम टैक्स के अंदर। इसके अलावा 5वां जो हेड ऑफ इनकम होता है वो होता है अदर इनकम। अब ये हेड ऑफ इनकम है क्या, अगर हम इसको एक एक करके डिस्कस करें तो सबसे पहला आता है सैलरीज। तो अगर कोई पर्सन यहाँ पर जॉब करता है, अगर कोई पर्सन यहाँ पर जॉब करता है और उससे यहाँ पर सैलरी कमाता है, और ये जो सैलरी पे की गई है वो एम्प्लॉयर के द्वारा यहाँ पर पे की गई है, यानी कि उस पर्सन और एम्प्लॉयर के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है, और उस रिलेशनशिप के बेस पर उसको यहाँ पर सैलरी जो है एम्प्लॉय को पे की गई है। तो ये जो सैलरी है वो टैक्सेबल होगी सैलरीज हेड के अंदर। उसके बाद है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी पड़ा था, कोई हाउस पड़ा था, आपने उसको जो है किराए पे दे दिया और आपको यहाँ पर एनुअल रेंट यहाँ पर मिल रहा है, मान के चलो 5 लाख रुपए मिल रहा है, तो ये आपकी इनकम जो टैक्सेबल होगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर होगी। उसके बाद प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। तो अगर कोई यहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हो जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, जैसे आप कार बना के मार्केट में सेल कर रहे हो तो उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो जो चीज है वो इसके अंदर जो है वो टैक्सेबल रहेगी, मतलब इस हेड के अंदर टैक्सेबल रहेगी। इसके अलावा अगर आप कोई प्रोफेशन कर रहे हो, जैसे कि आप लॉयर हो, आप कोई यहाँ पर लॉयर हो, आप कोई डॉक्टर हो, तो वहां पर भी यहाँ पर जो है इसी हेड के अंदर आपकी इनकम जो है टैक्सेबल होगी। उसके बाद है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है? देखो जब आप कोई अपनी कैपिटल एसेट को सेल करते हो और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट होता है, तो वो हमारा कैपिटल एसेट जो है, वो हमारा कैपिटल गेन जो है वो कहलाता है। जैसे अगर मान के चलो कोई पर्सन था, उसके पास एक हाउस था, जब हाउस को उसने खरीदा था तो उसकी वैल्यू थी 5 लाख रुपए, पर 2 साल के बाद जब उसने उसको बेचा, 2 साल के बाद उसने बेचा तो वो 6 लाख रुपए का बिका। तो ये जो 1 लाख रुपए का डिफरेंस है ये क्या हुआ? इसका प्रॉफिट हुआ। और कौन सा प्रॉफिट हुआ? कैपिटल गेन हुआ। कौन सा प्रॉफिट हुआ? कैपिटल गेन हुआ। अब अगर हम अदर इनकम हेड की बात करें, तो अगर मान के चलो कोई भी ऐसी इनकम है जो इन चारों हेड के अंदर नहीं आती है, तो वो अदर इनकम हेड के अंदर आ जाती है। जैसे लॉटरी हो गया, तो लॉटरी इनमें से किसी हेड के अंदर नहीं आती, तो वो अदर इनकम हेड के अंदर जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80C। अगर हम यहाँ पर सेक्शन 80C की बात करें तो आपको मैक्सिमम कितना यहाँ पर डिडक्शन मिल सकता है? तो देखो डिडक्शन का मतलब क्या है कि आप ना अपनी इनकम में से, आप अपनी इनकम में से कुछ चीजों को घटा सकते हो। जैसे कि कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, अगर आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे बेस्ट एग्जांपल तो प्रोविडेंट फंड। तो अगर आप प्रोविडेंट फंड में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, है ना, तो जो अमाउंट आपने प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया है ना, उसको आप अपनी इनकम से डिडक्ट कर सकते हो। तो ये हमें क्या मिल जाती है? डिडक्शन मिल जाती है। अब सेक्शन 80C के अंदर आपको मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलती है ना, वो मिलती है 1,50,000 रुपए की, यानी कि आप मल्टीपल इन्वेस्टमेंट कर लो, प्रोविडेंट फंड में कर लो, आप यहाँ पर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कर लो, मैक्सिमम आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो 1,50,000 की ही मिलेगी, इससे ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिल सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। इसमें से कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि यहाँ पर सेक्शन 80C के अंदर आपको डिडक्शन दिलवा सकती है? पहला, इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड, पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इन्वेस्टमेंट इन नेशनल पेंशन सिस्टम, या फिर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
तो अगर आप प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो या फिर नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिडक्शन जो है वो मिल जाएगी। हालांकि कुछ म्यूचुअल फंड भी ऐसे होते हैं जहां पर आपको डिडक्शन मिल जाती है, पर अगर हम इन जनरल बात करें तो म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट करने से आपको सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि टीडीएस के रिगार्डिंग करेक्ट है। पहला, टीडीएस इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग एडवांस इनकम टैक्स इन इंडिया। तो टीडीएस बेसिकली एक मेथड है जिसके जरिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो एडवांस में इनकम टैक्स जो है वो कलेक्ट करती है टैक्स पेयर से। जैसे कि अगर मान लीजिए 2017 के अंदर किसी ने इनकम कमाई है तो उसकी जो इनकम टैक्स ना वो 2017 के अंदर ही उससे ले लेना है एडवांस में, ठीक है। नॉर्मली हम अगले साल लेते हैं पर हम एडवांस में ले लेंगे। इट रिक्वायर द पेयर टू डिडक्ट सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स फ्रॉम द पेमेंट मेड टू द पे, ठीक है। तो इस पॉइंट को थोड़ा मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि एडवांस में कैसे इनकम टैक्स यहाँ पर कलेक्ट किया गया है। तो देखो मान लीजिए एक ए पर्सन है बी पर्सन है, ठीक है। तो ए पर्सन ने बी पर्सन को यहाँ पर हायर किया था, मान लीजिए चलो इसकी एक कंपनी है और उस कंपनी की ऑडिटिंग करवाने के लिए बी पर्सन जो कि सीए है उसको यहाँ पर अपॉइंट किया था, और सीए ने यहाँ पर ऑडिटिंग की और यहाँ पर ए ने इसको एक फीस पे की 50,000 रुपए की। अब ये 50,000 रुपए किसकी इनकम है, बी पर्सन की इनकम है जिसके ऊपर टैक्स जो है वो पे करना है। तो टीडीएस के अंदर हमारी गवर्नमेंट जो है वो कहती है पेई को, पेई कौन है यहाँ पर, ए पर्सन जिसने यहाँ पर पे किया है, कि अगर अगर कोई ऐसी पेमेंट है जो कि टीडीएस के अंदर आती है तो आप जब पेमेंट कर रहे हो ना तो जो भी इनकम टैक्स बनता है वो पहले से आप यहाँ पर डिडक्ट कर लो। जैसे अगर इनकम टैक्स 10% बनता है तो इसका जो 5,000 रुपए ना वो आप पहले से ही डिडक्ट कर लो और वो 5,000 अपने पास रख लो और 45,000 रुपीज ही इसको सिर्फ यहाँ पे जो है वो दे दो और बाद में ये 5,000 रुपए हमें यहाँ पर कलेक्ट कर लो। तो ये जो मैकेनिज्म है इसको हम टीडीएस कहते हैं। अब एक पर्सन ने जैसे ही 50,000 रुपए पे करना था उसे पता था टीडीएस डिडक्ट होगा, तो जो टीडीएस की अमाउंट बनती थी 5,000 रुपए उसने डिडक्ट किया और सिर्फ 45,000 रुपीज ही बी पर्सन को यहाँ पर पे कर दिया। तो आप देखोगे कि जो इनकम टैक्स है ना उसको एडवांस में यहाँ पर जो है वो पे कर दिया गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, टीडीएस इज एप्लीकेबल ऑन स्पेसिफाइड पेमेंट सच एज सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रोफेशनल फीस। तो जो टीडीएस है वो यहाँ पर स्पेसिफाइड पेमेंट पे ही एप्लीकेबल होती है, जैसे कि सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, प्रोफेशनल फी हो गया। द अमाउंट ऑफ टीडीएस डिडक्टेड इज डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट बाय द पेयर ऑन बिहाफ ऑफ द पेई। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो अमाउंट होती है टीडीएस की, पेई जो है वो पेयर के बिहाफ पर, हमारा जो पेई है वो पेयर के बिहाफ पर गवर्नमेंट को जो है डिपॉजिट करवाता है। टीडीएस इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल नॉट टू कंपनी। जो टीडीएस होती है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल होती है, कंपनीज में नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चार स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, पर जो पांचवी स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो हमारा टीडीएस होता है वो कंपनीज पे भी अप्लाई होता है और जो हमारी इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर भी अप्लाई जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स नेम है। जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं उसको हम ब्रॉडली टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो टू टाइप्स कौन सी है, पहला लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, जॉइंट इंश्योरेंस, कंबाइंड इंश्योरेंस। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। जितने भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको आप दो कैटेगरीज में ब्रॉडली यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, जब कोई पर्सन अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाता है ताकि उसकी जब डेथ हो जाए तो उसकी जो फैमिली है उसको किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, तो ये कहलाता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस। जैसे एक पर्सन है, ठीक है, उसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा ली, मतलब कि अगर बाई चांस डेथ हो जाती है तो मेरे जो फैमिली है उसको एक फिक्स अमाउंट यहाँ पर पे जो है वो कर दी जाए। तो ये जो इंश्योरेंस है वो बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस है। जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, तो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जितने भी इंश्योरेंस है, जैसे आप फायर इंश्योरेंस करवा रहे हो, आप यहाँ पर ट्रैवल इंश्योरेंस करवा रहे हो, आप यहाँ पर मोटर इंश्योरेंस करवा रहे हो, तो ये सारे हमारे जनरल इंश्योरेंस के अंदर जो है वो आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, में से कौन सी हमारी टाइप है लाइफ इंश्योरेंस की। पहली है टाइम इंश्योरेंस प्लान, टर्म इंश्योरेंस प्लान, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अब ये इसकी अगर हम इसके बारे में समझें, तो अगर हम टर्म इंश्योरेंस प्लान की बात करें तो टर्म इंश्योरेंस प्लान एक ऐसा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसके अंदर आपको एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक जो है वो आपको प्रोटेक्शन मिलती है, जैसे कि 80 साल हो गया, 70 साल हो गया, 60 साल हो गया। यानी कि अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो एक पर्सन है, एक पर्सन, उसने टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पर कराई है और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि आपको ना हम 80 साल तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। यानी कि जब आप 80 साल के जब अगर 80 साल के बीच बीच में, यानी कि जब तक आप 80 साल के नहीं हो जाते हो उसके बीच बीच में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को हम यहाँ पर पेमेंट जो है
वो कर देंगे। ठीक है, तो ये जो लाइफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो बेसिकली आपको एक स्पेसिफाइड फिक्स टाइम पीरियड के लिए प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करती है। अगर हमारा जो अ, अगर हमारा जो बेनिफिशियरी है, जो इंश्योर्ड पर्सन है, वो 80 साल से एक दिन भी ज्यादा हो जाता है, यानी कि मान के चलो वो 81 साल का हो गया, तो अब उसको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि अगर वो 81 साल का होकर मरा तो उसकी फैमिली को एक भी रुपए यहाँ पे जो है वो नहीं मिलेगा। यही इसकी थोड़ी सी खामी है कि टर्म इंश्योरेंस प्लान जो है वो बिना किसी मेच्योरिटी वैल्यू के मेच्योर होते हैं। यानी कि अगर आप टर्म इंश्योरेंस प्लान करवाते हो तो अगर कोई पर्सन यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस प्लान करवाता है तो अगर तो उसको स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर उसकी डेथ होगी तब तो उसकी फैमिली को पैसा मिल जाएगा, पर अगर वो उससे ज्यादा जी गया तो उसका सारा का सारा जो पैसा है वो वेस्ट चला जाएगा, उसको एक भी रुपए यहाँ पर वापस नहीं मिलेगा। उसके बाद है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है? तो देखो ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जैसे ही होती है, पर डिफरेंस क्या होता है कि इसमें ना पूरी जिंदगी के लिए आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, यानी कि पर्सन की डेथ जब मर्जी हो तब उसको पैसा यहाँ पर मिल जाएगा। पर दोनों पॉलिसीज की एक खासियत है कि जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ पर्सन की डेथ होने पे ही मिलेगा, यानी कि कोई पर्सन जिंदा रह के खुद पैसे यहाँ पर नहीं लेगा, पर्सन की डेथ होगी तभी उसकी फैमिली को यहाँ पर पैसा जो है वो मिलेगा। उसके बाद है एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है? तो यहाँ पर देखो आपको जो लाइफ प्रोटेक्शन है वो तो मिलती है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। अगर उस टाइम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जैसे कि 80 साल ही हो गया, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर डेथ हो जाती है पर्सन की तब तो उसे उसकी फैमिली को पैसा मिल जाएगा। अगर वो उससे भी सर्वाइव करके जैसे 81 साल का होगा तो मेच्योर होने पे उसको एक लमसम अमाउंट जो है वो पे कर दी जाएगी। मतलब इसमें थोड़ा सा सेविंग का भी जो है ख्याल रखा जाता है, यानी कि मेच्योरिटी पे आपको एक अमाउंट जो है वो मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द टर्म लाइफ इंश्योरेंस। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है? पहला, प्रोटेक्शन फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ इयर्स, इट टर्मिनेट्स विद नो मैच्योरिटी वैल्यू, द फेस अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज पेबल ओनली इफ द इंश्योर्ड दैट, या फिर इट इज एन इंश्योरेंस प्लान दैट ऑफर डुअल बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लाइफ कवर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आपको यहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ इयर्स तक प्रोटेक्शन मिलती है, बिल्कुल मिलती है, उससे ज्यादा नहीं। ये बिना किसी मेच्योरिटी वैल्यू के टर्मिनेट होती है, यानी कि अगर पर्सन जी जाता है, मतलब कि उसकी डेथ नहीं होती है, तो बिना किसी मेच्योरिटी वैल्यू की ये इंश्योरेंस पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है। द फेस अमाउंट द पॉलिसी पेबल ओनली द इंश्योर्ड डेथ, जो फेस अमाउंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ तभी पेबल होती है अगर इंश्योर्ड पर्सन की यहाँ पर डेथ जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज इज अ मोटर इंश्योरेंस एक्सक्लूजन। इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर मोटर इंश्योरेंस एक्सक्लूजन होती है? पहला, नॉट हैविंग अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। हमारा जो है कोई भी ड्राइव मतलब जो जिसने इंश्योरेंस करवाई हुई थी बाइक से, जो चला रहा था पर्सन जिससे एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, बिल्कुल ये एक्सक्लूड है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का इंश्योरेंस जो है वो नहीं मिलता है। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर एंड ड्रग्स, अगर जो ड्राइवर है वो लिकर पी के ड्रग्स लेकर चला रहा था तब एक्सीडेंट हो गया, तब भी यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी आपको क्लेम नहीं देगी। एक्सीडेंट टेकिंग प्लेस बियॉन्ड जियोग्राफिकल लिमिट, जैसे अगर जो इंश्योरेंस थी वो सिर्फ सिर्फ पंजाब की थी, अब पंजाब से बाहर जाके बाइक चला रहे थे वहां पर एक्सीडेंट हो गया, तब भी आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। वाइल व्हीकल इज यूज फॉर अनलॉफुल पर्पज, अगर हम व्हीकल को किसी गलत काम के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो तब भी यहाँ पर आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन ई हमारा करेक्ट है, ऑल ऑफ द इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारे के सारे हमारे मोटर इंश्योरेंस एक्सक्लूजन होते हैं, यानी कि इस केस में आपको क्लेम जो है वो नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द IRDAI माइक्रो इंश्योरेंस रेगुलेशन 2005 defines a micro insurance policy as a general life insurance policy with a sum assured। तो अगर हम IRDA के माइक्रो इंश्योरेंस रेगुलेशन 2005 की बात करें, तो कोई भी ऐसी जर्नल या फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसको हम कब ये मानेंगे कि वो माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी है? जब उसकी जो अमाउंट है वो 20,000 या फिर उससे कम होगी, या फिर 30,000 उससे कम होगी, 50,000 उससे कम होगी, या फिर 60,000 उससे कम होगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पर हमारी कोई भी जर्नल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और उसकी जो अमाउंट है 50,000 उससे कम है, तो हम उसको हम माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो मानेंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, विच ऑफ दीज इज एन अरेंजमेंट फॉर फाइनेंसिंग अ कंपनीज बिजनेस इन विच बिजनेस वुड सेल इट्स अकाउंट रिसीवेबल टू अ थर्ड पार्टी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स। एक ऐसी फाइनेंशियल अरेंजमेंट, फाइनेंसिंग की, जहां पर जो यहाँ पर कंपनी है वो अपने अकाउंट रिसीवेबल किसी थर्ड पार्टी को सेल कर देती है ताकि उसकी जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स हो वो फुलफिल हो सके। पहला, फैक्टरिंग फीचरिंग
फंडिंग सिस्टम, ऑल ऑफ द। तो ऑप्शन है फैक्टरिंग इज द करेक्ट आंसर। फैक्टरिंग के अंदर होता क्या है, तो किसी कंपनी के पास अगर यहाँ पर कोई भी अकाउंट रिसीवेबल्स है, यानी कि उसने क्रेडिट पे सेल की थी और उसको जो पैसा है वो कुछ टाइम के बाद यहाँ पर मिलने वाला है, जैसे कि 3 महीनों के बाद मिलने वाला है, पर उसे पैसों की अभी जरूरत है, तो वो क्या करता है, इन अकाउंट रिसीवेबल को किसी थर्ड पार्टी को सेल कर देता है, जैसे बैंक हो सकते हैं थर्ड पार्टी, और इमीडिएट जो है थर्ड पार्टी खरीद कर पैसा जो है वो कंपनी को दे देती है, हालांकि अपने कुछ चार्जेस भी यहाँ पर डिडक्ट करती है, और बाद में अभी जो थर्ड पार्टी है वो फुल अमाउंट जो है वो बायर से कलेक्ट कर लेती है। तो ये जो अरेंजमेंट होता है इसी को हम क्या कहते हैं, फैक्टरिंग कहते हैं। इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, फैक्टरिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय फैक्टरिंग इन फैक्टरिंग। इसमें से कौन सी ऐसी सर्विस होती है जो कि यहाँ पर फैक्टरिंग के अंदर फैक्टर जो है वो प्रोवाइड करता है। पहला देखो क्या है, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवर्स, मेंटेनिंग द सेल्स लेजर्स, कलेक्शन ऑफ डेट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। तो हमारा जो फैक्टर है वो यहाँ पर जो भी रिसीवर्स होते हैं, जो भी अकाउंट रिसीवर्स होते हैं उनको यहाँ पर मैनेज करता है, जो भी सेल्स लेजर्स होते हैं उनको यहाँ पर मेंटेन करता है, साथ के साथ जो हमारा डेट होता है उसको भी कलेक्ट करने का काम करता है। पर जो गुड्स की प्रोडक्शन होती है वो तो कंपनी को खुद ही करनी पड़ती है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ फैक्टरिंग। इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर टाइप होती है फैक्टरिंग की। पहला देखो क्या है, रिकोर्स फैक्टरिंग, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, डोमेस्टिक फैक्टरिंग या फिर इंटरनेशनल फैक्टरिंग। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। ये सभी की सभी हमारी यहाँ पर टाइप होती है फैक्टरिंग की। पहला अगर हम रिकोर्स फैक्टरिंग की बात करें तो रिकोर्स फैक्टरिंग एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जहां पर बैड डेट का जो रिस्क होता है, बैड डेट का जो रिस्क होता है वो कंपनी उठाती है, जो यहाँ पर अकाउंट रिसीवर को सेल करती है थर्ड पार्टी को। अब ये बैड डेट क्या होता है, देखो हमारी जो कंपनी है उसने यहाँ पर उधार पे सामान बेचा, मान के चलो बायर को, 3 महीनों के बाद जो है वो पेमेंट करनी है, तो कंपनी ने ये अकाउंट रिसीवेबल जो है थर्ड पार्टी को सील कर दिया, है ना। बाद में जाकर बायर ने क्या कर दिया, यहाँ पर डिफॉल्ट कर दिया, उसने पेमेंट ही नहीं की। तो अब ये जो लॉस है वो कौन उठाएगा, तो यहाँ पर मेरा आंसर रहेगा, अगर रिकोर्स अरेंजमेंट है तो वहां पर ये जो लॉस है वो कंपनी उठाएगी, यानी कि जो थर्ड पार्टी उसके पास राइट है कि उसने जो भी पैसा कंपनी को दिया था उस कंपनी से जो है रिकवर कर सके, ठीक है। उसके बाद नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। तो नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग ऐसी अरेंजमेंट होती है जहां पर बैड डेट का जो रिस्क होता है वो फैक्टर उठाता है। क्यों उठाता है, तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि कंपनी ने जैसे अकाउंट रिसीवेबल सेल कर दिए, कंपनी का काम खत्म है, अब कंपनी का उसके साथ किसी भी तरह का लेना देना नहीं है। अगर बायर डिफॉल्ट करता है तो जो लॉस होगा ना वो थर्ड पार्टी उठाएगी। कौन सी पार्टी उठाएगी, थर्ड पार्टी जो है वो उठाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन केस ऑफ नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग हु विल बियर द रिस्क ऑफ बैड डेट। अगर हम नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग की बात करें तो कौन सी पार्टी यहाँ पर बैड डेट का रिस्क उठाती है। पहला क्लाइंट, बायर, फैक्टर, क्लाइंट एंड फैक्टर दोनों। तो आंसर आपको पता लग ही गया होगा, ऑप्शन सी फैक्टर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी अप्रूव्ड बाय आरबीआई। इसमें से कौन सी ऐसी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जिसको आरबीआई ने अप्रूव किया है, क्राइजल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स या फिर सिविल। तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एक्सपीरियन, इक्विफिक्स और सिविल। ये तीन इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है। और जो क्राइजन है वो एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी है। क्या है, क्रेडिट रेटिंग कंपनी है जो कि कंपनीज को जो है रेटिंग जो है वो प्रोवाइड करती है। तो ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी नहीं है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी होती क्या है उसको अगर मैं यहाँ पर समझाना चाहूँ तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी बेसिकली हमारे जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनका जो भी डाटा, फाइनेंशियल डाटा होता है कि उन्होंने कौन कौन सा लोन लिया था, कब लिया था, उसकी रिपेमेंट कब की थी, उसकी एक रिपोर्ट, मतलब उस डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसकी यहाँ पर समरी बनाते हैं और उनकी रिपोर्ट बनाकर बैंकों को प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि जो बैंक है उस रिपोर्ट के बेस पर किसी इंडिविजुअल की जो है क्रेडिट वर्दीनेस का पता लगा सके और लोन देने से पहले डिसीजन ले पाए कि उसे लोन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायोरिटाइज्ड बाय क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज इन इंडिया व्हेन कैलकुलेटिंग क्रेडिट स्कोर। अगर हमारी जो कंपनी है वो क्रेडिट स्कोर को कैलकुलेट करना चाहती है तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको वो प्रायोरिटी देती है। पहला, हाई यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट लिमिट स्पेशली ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। तो अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करें तो जो क्रेडिट लिमिट है अगर उसने ज्यादा यूटिलाइज किया हुआ है तो उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, या फिर द बॉर्बर लेवल ऑफ अनसिक्योर्ड लोन इन देयर पोर्टफोलियो। तो बॉर्बर का जो पोर्टफोलियो उसके अंदर जितने भी अनसिक्योर्ड लोन है उसका जो लेवल है उसे, या फिर द बॉर्बर ऑक्यूपेशन एंड एनुअल इनकम, या फिर द बॉर्बर्स पेमेंट एंड क्रेडिट हिस्ट्री, ठीक है। तो इनमें से देखो सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है वो रहता है हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसको भी ध्यान में रखा दिया जाता है पर इसको इतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाता। सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड के केस में कितनी क्रेडिट लिमिट को यूज की जाती है और अगर हाई यूटिलाइजेशन हो रही है
तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अनसिक्योर्ड लोन जो है वो कितने हैं उसका पोर्टफोलियो, उस पर ध्यान दिया जाता है। और जो बॉर्रोवर की पेमेंट और क्रेडिट हिस्ट्री है उसके ऊपर भी ध्यान जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस फॉर मैनेजिंग क्रेडिट स्कोर्स। अगर हम अपने क्रेडिट स्कोर को मैनेज करना चाहते हैं तो इसमें से कौन सी गाइडलाइन जो है वो करेक्ट है। पहला देखो, द लोअर क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो इज बेनिफिशियल पर्सन क्रेडिट स्कोर। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उस लिमिट से आप कम यूटिलाइजेशन करते हो, जैसे अगर आपकी लिमिट 50,000 पे है और आप सिर्फ 20,000 पे यूज करें तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा बनता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप क्रेडिट यूटिलाइजेशन कम करते हो अपनी लिमिट से तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा माना जाता है। फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन फॉर न्यू लाइन्स ऑफ क्रेडिट कैन नेगेटिवली इंपैक्ट ऑन पर्सन क्रेडिट स्कोर। अगर कोई पर्सन यहाँ पर बार बार जो है किसी क्रेडिट के लिए जो है अप्लाई कर रहा है, बार बार उसे लोन चाहिए, उस बैंक से नहीं मिला तो दूसरे बैंक में मिला, तीसरे बैंक में, तो उससे उसका जो क्रेडिट स्कोर है वो नेगेटिव हो जाता है, बिल्कुल यहाँ पर नेगेटिव होता है। पेमेंट डिफॉल्ट डू नॉट अफेक्ट अ पर्सन क्रेडिट स्कोर सिग्निफिकेंटली। अगर किसी पर्सन ने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में, यानी कि उसने लोन लिया था लोन का पैसा वापस नहीं किया, तो उसका उसके क्रेडिट स्कोर पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि देखो जो पेमेंट डिफॉल्ट है ना उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है आपकी क्रेडिट स्कोर पे, और उससे आपकी जो क्रेडिट स्कोर है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। हैविंग अ कंसिस्टेंट हिस्ट्री ऑफ रीपेमेंट अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट बेनिफिशियल फॉर पर्सन क्रेडिट स्कोर। अगर आपका जो रीपेमेंट हिस्ट्री है वो कंसिस्टेंट है, कि आप यहाँ पर जितने भी क्रेडिट फैसिलिटीज ले रहे हो आप आसानी से उसकी रीपेमेंट कर रहे हो, तो ये बेनिफिशियल होता है पर्सन की क्रेडिट के लिए। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। फर्स्ट सेकंड फोर्थ ये तीन स्टेटमेंट करेक्ट है, पर जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारे यहाँ पर क्या है, इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है हमारे यहाँ पर, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, एज ऑफ जनवरी 2017 व्हाट प्रोविजन डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनफोर्स रिगार्डिंग द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर जनवरी 2017 की बात करें तो कौन सी ऐसी प्रोविजन है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट की है, एनफोर्स किया क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के रिगार्डिंग। पहला, CICR प्रोहिबिटेड फ्रॉम शेयरिंग क्रेडिट रिपोर्ट्स विद अदर इंस्टीट्यूशन। जो हमारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है उनके ऊपर प्रोहिबिशन है कि वो यहाँ पर क्रेडिट रिपोर्ट जो है किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ शेयर नहीं कर सकते। या फिर CIC मस्ट प्रोवाइड अ फुल क्रेडिट रिपोर्ट वंस अ ईयर टू द इंडिविजुअल विद अ क्रेडिट हिस्ट्री विदाउट एनी चार्ज। तो हमारा जो CIC है वो बेसिकली यहाँ पर फुल क्रेडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा इंडिविजुअल को बिना किसी कॉस्ट के। CIC रिक्वायर्ड टू अपडेट क्रेडिट स्कोर ऑन अ मंथली बेसिस। या फिर CIC कैन चार्ज अ नॉमिनल फी फॉर एवरी क्रेडिट रिपोर्ट रिक्वेस्ट। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो जो CIC है वो यहाँ पर फुल क्रेडिट रिपोर्ट जो प्रोवाइड करेगा इंडिविजुअल को, जिसके अंदर उसकी जो क्रेडिट हिस्ट्री होगी उसकी समरी जो है वो प्रिपेयर करके दी जाएगी कि इंडिविजुअल ने कौन कौन से लोन लिए थे, उसकी रिपेमेंट उसने कब की थी, कहाँ कहाँ पे डिफॉल्ट हुए थे, ये सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड की जाएगी और बिना किसी चार्ज के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, डैश इज अ टेक्नोलॉजी मॉडल दैट अलाउज यूजर टू एक्सेस यूज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट ऑन पे एज यू गो बेसिस। ठीक है, तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी मॉडल जो कि यूजर्स को अलाउ करती है कि वो इंटरनेट पे जाकर जो भी कंप्यूटर रिसोर्सेज है जिसकी उसे जरूरत है वो यहाँ पर यूज कर सकती है। और ये जो यूसेज होगी वो पे एज यू गो बेसिस पे होगी, यानी कि आप जितना यूज करोगे आपको उतनी ही पेमेंट करनी पड़ेगी। ऑप्शन है क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो जो करेक्ट आंसर आएगा क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ करेक्ट आंसर। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो एक पर्सन है उसको स्टोरेज चाहिए, उसे स्टोरेज चाहिए, तो उसने स्टोरेज डिवाइस खुद से खरीदने की बजाय क्या किया, ऑनलाइन एक कंपनी है जो कि यहाँ पर स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करती है सस्ते दामों पे, उससे उसने यहाँ पर स्टोरेज जो है वो खरीद ली ताकि उसमें वो अपने डाटा को स्टोर करके जो है वो रख सके। तो ये जो कंप्यूटिंग है, ये जो टेक्निक है, मॉडल है, इसी को हम क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो कहते हैं। और वो जितना स्टोरेज यूज करेगा उसको उतनी ही यहाँ पर पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस इज नॉट अ क्लाउड सर्विस मॉडल। इसमें से कौन सा हमारा क्लाउड सर्विस मॉडल नहीं होता है। पहला, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे हमारे टाइप होते हैं क्लाउड सर्विस मॉडल के। पहला देखो क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इस मॉडल के अंदर हमारी जो कंपनी होती है, जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है, वो बेसिकली हमारे जो यूजर है उनको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। जैसे कि मान के चलो एक कंपनी है उसके पास एक ऑलरेडी सॉफ्टवेयर जो है वो बना हुआ है जिसकी हमें जरूरत है, तो ये जो कंपनी है वो बेसिकली हमें इंटरनेट पे इस सॉफ्टवेयर का यूसेज दे देगी, यानी कि हम इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी सॉफ्टवेयर यूजर को, एंड यूजर को चाहिए, उसको एप्लीकेशन के फॉर्म में बनाकर उसको दे देते हैं ताकि वो उसको यूज कर सके। जैसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। आजकल जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे टैली सॉफ्टवेयर हो गया,
तो क्या होता है कि हमारी जो टेली सोल्यूशन है वो उसको बना दी है। अब हम उसको आसानी से यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बदले में आपको एक फीस यहाँ पर पे करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंदर हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो कस्टमर को बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर वो खुद की एप्लीकेशन बना सकता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पर बनी बनाई एप्लीकेशन दे रहा है, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे वो खुद से अपनी एप्लीकेशन को जो है डिजाइन कर सकता है। उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंदर हमारे जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं किसी भी यूजर को, जैसे सर्वर्स हो गए, स्टोरेज हो गया, नेटवर्क हो गया, डाटा सेंटर हो गया, वो जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है यूजर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, व्हाट इज द वन टाइम सब्सक्रिप्शन फी फॉर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विशिंग टू जॉइन द एनपीएस नेटवर्क मेंबर्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो हमारा एनएफएस नेटवर्क है, एनएफएस नेटवर्क के बारे में अगर हम थोड़ा सा जान ले तो इसे हम कहते हैं नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ये बेसिकली एक तरह का सेंट्रलाइज पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसको हमारा जो आईडीआरबीटी है उसने यहाँ पर डेवलप किया था। ये जो हमारा नेशनल फाइनेंशियल स्विच है, ये बेसिकली जितनी भी हमारे फंड ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होते हैं, एटीएम ट्रांजेक्शन होते हैं, उनको सेटल करने में जो है वो हेल्प करता है। यानी कि आज के टाइम में आप जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर पा रहे हो, एटीएम ट्रांजेक्शन कर पा रहे हो, वो इसी की बदौलत जो है वो कर पा रहे हैं। तो जितने भी हमारे एटीएम ऑपरेशन है उसकी एक तरह की बैकबोन है हमारा नेशनल फाइनेंशियल स्विच। अब जो हमारी बैंक है ना, उन्हें यहाँ पर जो एनपीएस है, एनएफएस है, इसका ना मेंबर बनना पड़ता है, और मेंबर बनने के लिए इसे वन टाइम फी यहाँ पर पे करनी पड़ती है। वो वन टाइम फी कितनी है, 1 लाख प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस, 3 लाख प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस, 6 लाख प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस, या फिर 9 लाख प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा, 3 लाख रुपए यहाँ पर देना पड़ता है और एक्स्ट्रा टैक्स भी पे करना पड़ता है। हालांकि अगर हमारा स्पॉन्सरशिप मॉडल है तो हमारा जो स्पॉन्सर बैंक है वो बेसिकली 6 लाख रुपए उसे फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे बैंक्स कैन कनेक्ट टू एसएफएमएस। ठीक है, तो अगर हमारी जो बैंक है वो एसएफएमएस से कनेक्ट होना चाहे तो इसमें से कौन सा तरीका नहीं है। पहला, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, लीज लाइन। क्या है हमारे यहाँ पर लीज लाइन, तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा ना वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब एसएफएमएस है क्या, यहाँ पर हमारा एस एफ एम एस है क्या, तो एस एफ एम एस का पूरा नाम है हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, अब ये क्या है, एक स्टैंडर्डाइज मैसेजिंग प्रोटोकॉल है जहां पर हम स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन को जो है एक्सचेंज कर सकते हैं दो पार्टीज के बीच में, दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो अदर पार्टिसिपेंट्स है, उनको बार बार जो है मैसेजेस को सेंड करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन को सेंड करना पड़ता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर तरीके से हो सके, इसके लिए हम स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम का यूज करते हैं। इसको इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि एफिशिएंट और रिलायबल तरीके से कम्युनिकेशन यहाँ पर हो सके, फाइनेंशियल मैसेजेस की, इंस्ट्रक्शंस की और ट्रांजेक्शन की। इसे लॉन्च किया गया था दिसंबर 14 2001 को आईडीआरबीटी के द्वारा। ठीक है, और ये बेसिकली यहाँ पर जो मैसेजेस है उनका जो स्ट्रक्चर है, मैसेज का जो फॉर्मेट है ना, और उसे कैसे यहाँ पर ऑथराइजेशन किया जाएगा उसके रिगार्डिंग यहाँ पर डेफिनेशन जो है वो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाईलाइट ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर कस्टमर प्रोटेक्शन एंड कंडक्ट इश्यूज इन डिजिटल लैंडिंग। ठीक है, तो जो डिजिटल लैंडिंग है ना, इसके लिए हमारे जो आरबीआई ने क्लियर यहाँ पर गाइडलाइंस दी है कस्टमर प्रोटेक्शन और कंडक्ट इश्यू से रिलेटेड। जैसे कि पहले देखो क्या है, ऑल लोन डिसबर्सल एंड रीपेमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड ओनली बिटवीन बैंक अकाउंट्स ऑफ बॉर्बर एंड रेगुलेटेड एंटिटीज। तो जितने भी हमारे यहाँ पर लोन है, जितने भी लोन डिसबर्सल हो रहे हैं, रीपेमेंट्स हो रहे हैं, वो डायरेक्टली बैंक जो बॉर्वर है और जो रेगुलेटेड एंटिटी है जिसने लोन प्रोवाइड किया उसके बीच में होना चाहिए। तो बिल्कुल ये गाइडेंस दी हुई है। उसके बाद एनी फीस चार्जेस पेबल टू एस LSPs in the credit intermediation process paid directly by regulated entity not by the borrower। तो LSP बेसिकली इंटरमीडियरी होती है यहाँ पर, जो भी लोन प्रोसेसिंग यहाँ पर होती है। तो अगर यहाँ पर कोई भी फीस चार्जेस पे किया जा रहा है तो वो कौन करेगा, रेगुलेटेड एंटिटी पे करेगा, बॉर्बर नहीं करेगा। द स्टैंडर्डाइज की फैक्ट स्टेटमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द बॉर्बर बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लोन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एक यहाँ पर की फैक्ट स्टेटमेंट को जो है स्टैंडर्डाइज की फैक्ट स्टेटमेंट को प्रोवाइड किया जाएगा बॉर्बर को बिना लोन कॉन्ट्रैक्ट में एग्जीक्यूट करने से पहले। तो ऑल ऑफ द अबव हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये सभी के सभी यहाँ पर गाइडेंस इशू भी थी आरबीआई ने डिजिटल लैंडिंग के रिगार्ड। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओवर होता है। तो हमने यहाँ पर आरबीडब्ल्यूएम के
कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आरपी की इससे पहले भी हमारी क्लासेस आ चुकी हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो वीडियोस भी जरूर देख लीजिएगा। उनका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो भी काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस है, उसके अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर एएफएम और आईएफएस की कॉन्सेप्चुअल जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर चल रही है, जहाँ पर हम एएफएम आईएफएस की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करें, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से हो सके। तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरी की पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, तो वो वीडियोस को भी यहाँ पे जरूर गो थ्रू जो है वो कीजिएगा। तो और अगर आप सिस्टमेटिक वे में आरबीडब्ल्यूएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में जरूर यहाँ पर एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में आरबीडब्ल्यूएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजिली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 2024। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वो इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।